हेलो गाइस, हमने स्टार्ट किया था 45 डेज की सीरीज। आज हमारा चल रहा है बायोलॉजी का एक और चैप्टर जिसका नाम है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। इसका वेटेज आप देख सकते हैं, 4 मार्क का वेटेज है ऑप्शन के बिना। और ये वन शॉट लेक्चर में हम पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। लेट्स गो। पहले तो हम लोग देखेंगे इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। वो टॉपिक्स आपको देखना पड़ेगा। टोटल 5 टॉपिक आपको पढ़ना है। ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरमेंट अराउंड पहले पढ़ना है, एंड देन मेजर अबायोटिक फैक्टर, अडेप्टेशन, पॉपुलेशन इंटरेक्शन। बिना वक्त जाया करे चलो स्टार्ट करते फटाफट ये टॉपिक्स को। सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरमेंट अराउंड। देखो, सबसे पहले हम लोग का जो चैप्टर चल रहा है वो खासकर इकोलॉजी से रिलेटेड है। इकोलॉजी मतलब होता है इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक। ये दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, मतलब जिंदा लोगों का एनवायरमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं इकोलॉजी। ये स्टार्ट कर रहे, सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, व्हाट आर द बेसिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड। और आपको पता है क्या, ये इतना बेसिक क्वेश्चन ये तुम्हारे बोर्ड में पूछा गया है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। आपका बॉडी बनता किससे है, ये हर बच्चे को पता रहना चाहिए। आपका बॉडी सेल से बनता है। तो सेल को मैं अगर इकट्ठा करूंगा, जमा करूंगा, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, टिश्यू बन जाएगा। ये चीज आपको तो बहुत अच्छे से पता है। ये यहाँ पे तुम्हारा टिश्यू बन जाएगा। और बहुत सारे टिश्यू जब इकट्ठा होते हैं तो ये ऑर्गन बनता है, ये भी आपको पता है। बहुत सारे ऑर्गन तुम्हारे बॉडी में, अलग अलग ऑर्गन होते हैं ना, स्टमक हो गया, किडनी हो गया, लिवर हो गया, हार्ट हो गया। ये सब ऑर्गन अपना अपना सिस्टम बनाते कि नहीं। जैसे कि तुम्हारा लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम बना रहे, तुम्हारा हार्ट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बना रहे, तुम्हारा ब्रेन नर्वस सिस्टम बना रहे। तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम बन जाएंगे जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ये बना लेंगे, ऑर्गन सिस्टम बना लेंगे। एंड देन तुम्हारा क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे एक तैयार हो जाएगा पूरा ऑर्गेनिज्म। बताओ, अगर पूरा ऑर्गन सिस्टम रेडी हो गए तो मेरा हार्ट का सीवीएस आ जाएगा, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, मेरा अच्छा खासा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब पूरे बॉडी के सिस्टम को हम लोग मिला के बना देते हैं एक ऑर्गेनिज्म। ऐसे एक ऑर्गेनिज्म रेडी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैंने बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बनाया तो क्या बन जाएगा बेटा, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म सेम स्पीशीज के बनाते हैं पॉपुलेशन। सेम स्पीशीज के बोला मेरे, ठीक है, ये याद करो। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म सेम स्पीशीज के बनाते हैं पॉपुलेशन। और तुम्हारे अगर अलग अलग बहुत सारे स्पीशीज एक साथ रह रहे हैं तो इसको हम लोग बोल देते हैं कम्युनिटीज। क्या बोलते हैं बेटा, कम्युनिटी। ये हो गया, कम्युनिटी बनाते हैं बहुत सारे इकोसिस्टम। और तुम्हारे बहुत सारे इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल लैंड इंक्लूडिंग ग्रीन लैंड, सब कुछ मिलके ट्रॉपिकल लैंड बनाता है बायोम्स। ये चीज को याद करना है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा बेसिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेल से बनता टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म सेम स्पीशीज के मिलते हैं, बनाते हैं पॉपुलेशन। बहुत सारे अलग अलग स्पीशीज एक साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो बनाते हैं कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम्स। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन इकोलॉजी दिया हुआ है। इकोलॉजी मतलब क्या होता है, रिलेशन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक, इसको हम लोग बोलते हैं इकोलॉजी। इट वॉज गिवन बाय अर्नस्ट हेकल। अर्नस्ट हेकल ने इसको दिया था, ये टर्म को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो यही आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको देख लो। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड अबायोटिक एनवायरमेंट, दैट इज फिजिकल एनवायरमेंट। ये टर्म इकोलॉजी दिया गया था, किसने दिया था बेटा, याद करो, अर्नस्ट हेकल। इंपॉर्टेंट है, याद करना है इसको भी। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है, देयर आर टू फैक्टर्स ऑफ इकोलॉजी। ये तो आपको पता चल गया, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक मतलब लिविंग, और ये तुम्हारा नॉन लिविंग, दैट इज एनवायरमेंटल, फिजिकल एनवायरमेंट हो जाएगा। ये दोनों के इंटरेक्शन को ही हम लोग बोलते हैं इकोलॉजी। आगे चलते हैं हम लोग, कुछ डेफिनेशन हम लोग को देखना रहेगा। उससे पहले आप बायोम्स समझ लो, क्योंकि बायोम्स आपने देखा है इधर पे, बायोम्स के बारे में इसको एग्जाम में पूछा भी गया, राइट द नेम ऑफ एनी 2 बायोम्स। तो वही स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। देखो, बायोम्स क्या होता है, सबसे पहले इसको समझो कि बायोम कंस्टिट्यूट अ लार्ज रीजनल टेरेस्टेरियल यूनिट डिलिमिटेड बाय स्पेसिफिक क्लाइमेटिक जोन। अगला आंसर है हमारा बायोम्स का। बायोम्स में हम लोग को बोल रहा है, व्हाट आर बायोम्स, नेम मेजर बायोम्स ऑन द अर्थ। आपने अभी बायोम्स के बारे में देख के आया। बायोम्स कंस्टिट्यूट अ लार्ज रीजनल टेरेस्ट्रियल यूनिट डिलिमिटेड बाय स्पेसिफिक क्लाइमेटिक जोन हैविंग मेजर फ्लोरा एंड फौना। यहाँ पे बोल रहा है, देखो, दुनिया में हर जगह पे जाएंगे तो अलग अलग जमीन मिलेगी, अलग अलग लोग रहने के लिए मिलेंगे, अलग अलग जानवर मिलेंगे जो अलग अलग कंडीशन में रहते हैं। सबको अपना अपना क्लाइमेट चाहिए रहता है, हर एनिमल्स को अपना अपना क्लाइमेट चाहिए रहता है। तो उसके हिसाब से देखो, टोटल हम लोग 6 बायोम के बारे में पढ़ेंगे। तो डीजी आपको दिख रहा है, डेजर्ट, ग्रासलैंड। फिर आपको टीटी दिख रहा है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और टेम्परेट फॉरेस्ट।
फिर आपको सीए दिख रहा है, कोनिफरस फॉरेस्ट और आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा। ये 6 बायोम्स को याद कर लो, इतना ही इंपॉर्टेंट है यहाँ से। और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या है ये मैं समझाने जा रहा हूँ। पहले तो 6 नाम याद करो। डेजर्ट रीजन में आपको रेगिस्तान हम लोग बोल सकते हैं, पूरा रेत रेत रहता है। ग्रास लैंड में ग्रासेस रहता है, बहुत चटियल जमीन रहती है एकदम स्ट्रेट। एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, टेम्परेट फॉरेस्ट है, कोनिफरस फॉरेस्ट, आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा। ये आपको दिख गया। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक्स एक्सिस के अंदर देख सकते हैं आप मीन एनुअल टेम्परेचर लिया गया है, मीन एनुअल रेनफॉल लिया गया है। और मीन एनुअल टेम्परेचर को देखो वाई एक्सिस पे लिया है। तो ये एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे क्या लिया वो देख लो। और देखो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में आपको रेनफॉल दिख रहा है कितना ज्यादा हो रहा है, फिर उससे लेस कहाँ पे हो रहा है टेम्परेट और कोनिफरस में, सबसे लेस कहाँ पे हो रहा है डेजर्ट में। ये ग्राफ यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं। और टेम्परेचर ऑब्वियसली ये सबसे ज्यादा टेम्परेचर यहाँ पे दिया गया है डेजर्ट, ग्रासलैंड और ट्रॉपिकल में। ठीक है, रेनफॉल किधर ज्यादा है, राइट हैंड साइड जाऊंगा तो देखो रेनफॉल इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे ऊपर जाऊंगा तो टेम्परेचर क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है। तो ये हो गया बायोम्स। अगला क्वेश्चन आता है हम लोग का डेफिनेशंस, ये पढ़ना जरूरी है। देखो बायोनोमिक्स मतलब क्या होता है, इंटरएक्शन या रिलेशन बिटवीन स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। जो रिलेशन आपका एनवायरनमेंट के साथ है आपका, या ऑर्गेनिजम्स के एनवायरनमेंट के साथ है, उसकी पढ़ाई को हम लोग बोलते हैं बायोनोमिक्स। ठीक है, आगे आता है पॉपुलेशन। मैंने बोला था ना पॉपुलेशन मतलब क्या होता है बेटा, अब भी बताया, तो ग्रुप ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू सेम स्पीशीज। सेम स्पीशीज के लोग का ग्रुप जब बनता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन। अलग अलग डिफरेंट स्पीशीज रहेंगे उनका ग्रुप बनेगा तो उसको क्या बोलते हैं, कम्युनिटी। ठीक है, आगे चलते, जैसे मेरे को मान लो इंसानों का ग्रुप हो गया, इंसानों के ग्रुप को हम लोग पॉपुलेशन बोल देंगे। लेकिन क्या सिर्फ इंसान लोग ही यहाँ पे रहते हैं, ऐसा तो नहीं है ना, और भी जानवर रहते हैं, बिल्ली हो गए, चूहे हो गए, ये सब लोग भी तो रहते हैं, इनकी पॉपुलेशन भी हमारे साथ ही रह रही है, ये सब कम्युनिटी के अंदर, इसलिए हम लोग कम्युनिटी बोलते हैं। क्योंकि उनका भी पॉपुलेशन है, हमारा भी पॉपुलेशन है, बहुत सारे पॉपुलेशन मिलके बनाते हैं कम्युनिटी। ऐसे याद कर लो, डिफरेंट स्पीशीज। तो यहाँ पे वही लिखा है, ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन द सेम एरिया, एक ही एरिया में रह रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज कम्युनिटी। कुछ साइंटिस्ट के नाम मैंने ऐसे लिखा है, इसको याद करना है। एथोलॉजी वाज गिवन बाय W.M. व्हीलर, इकोलॉजी वाज गिवन बाय अर्नस्ट हेकल, ये आप लोग ने ऑलरेडी पढ़ा है, यहाँ पे अर्नस्ट हेकल ने इकोलॉजी दिया था, ये याद करना इंपॉर्टेंट तो यही है। बाकी सब ये सब देख के चले जाना। बायोनोमिक्स को दिया किसने था, लैंकेस्टर। बाय चांस एमसीक्यू में आया तो इसको आप लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक का आपको समझ चुका होगा। आगे चलते हैं हम लोग, अगला टॉपिक आता है हमारा डिस्टिंग्विश बिटवीन हैबिटेट और नाइश। 2024 और 25 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको हम लोग स्टार्ट करते बहुत अच्छे थे। हैबिटेट एक जगह को बोला जाता है जहाँ पे लोग रहते हैं इकट्ठा होके। हर बंदे का अलग अलग फंक्शन होगा कि नहीं, ये हैबिटेट में जो इंसान फंक्शन कर रहा है क्या जानवर लोग भी वही फंक्शन करेंगे, ऐसा नहीं है। जो जानवर कर रहे हैं क्या वो इंसान लोग करेंगे, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि सबका अपना अपना फंक्शन होता है। तो हर बंदे का जो फंक्शन परफॉर्म किया जाता है ना हैबिटेट के अंदर, उसको बोलते हैं नाइश। ठीक है, हैबिटेट मतलब क्या, एक जगह है जहाँ पे लोग रह रहे। तो ऐसा बोल दूं क्या, ये यहाँ पे हैबिटेट में बहुत सारे लोग रहते हैं जो अपना अपना एक्टिविटी देखते हैं। समझ जाओ, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए जॉब करता है और बी खेती करता है और सी ट्रेकिंग करता है। ये तीनों अपना अपना फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं, सबका अपना अपना फंक्शन है। ये फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, नाइश बोलते हैं। लेकिन ये लोग रह रहे किधर पे है, हैबिटेट में ना, एक जगह के अंदर रह रहे। वो जगह पर रह के जो फंक्शन कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइश। समझ में आया आप लोग को, इजी है कि नहीं। हैबिटेट मतलब एक जगह जहाँ पे लोग रह रहे हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो यही डिस्टिंग्विश को लेके आया मैंने, बहुत इजी तरीके से आप इसको याद करोगे, आपके टेक्स्ट बुक का ही डिस्टिंग्विश है। देखो हैबिटेट एक एरिया है जहाँ पे स्पीशीज रहते हैं और एक साथ इंटरेक्ट करते हैं विद द अदर फैक्टर्स एंड प्रॉस्पर। कोई भी फैक्टर हो जाए, एक साथ इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से। नाइश एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म सरवाइव करते हैं या रहते हैं एनवायरमेंटल कंडीशन में। ठीक है, अब हैबिटेट के पास बहुत सारे नाइश है कि नहीं, मेरे को बताओ, क्या हैबिटेट के अंदर बहुत सारे लोग हैं कि नहीं, हर बंदे का अलग अलग फंक्शन होगा कि नहीं। तो मैं ऐसा बोल दूं कि हैबिटेट के पास बहुत सारे नाइश आते हैं, क्योंकि ए वाले का फंक्शन अलग, बी वाले का फंक्शन अलग, सी वाले का फंक्शन अलग। अब मैं फंक्शन की जगह नाइश बोल दूं क्या, ए वाले का नाइश अलग, बी वाले का नाइश अलग, सी वाले का नाइश अलग, तो सबका अलग अलग नाइश है। तो मैं ऐसा बोल दूं क्या, हैबिटेट के अंदर बहुत सारे नाइश होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये पॉइंट लिखा हुआ है, हैबिटेट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस नाइश। और नाइश तो भाई ऐसा कंपोनेंट है नहीं कुछ, डू नॉट कंटेन सच कंपोनेंट, इसके अंदर तो ऐसा है नहीं, बिकॉज ये स्पेसिफिक है, पर्सन टू पर्सन अलग अलग है कि नहीं। आगे देखो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, बारिश। अब मेरे को बताओ इसके ऊपर बारिश, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, या कोई भी कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशन आ जाए तो इफेक्ट ज्यादा किस पे पड़ेगा, तुमको पता है हैबिटेट पे पड़ेगा। ठीक है, अब नाइश में बोल रहे हैं फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू
अदर थ्रू इकोसिस्टम। जैसे शेर ने हिरन को खाया, हिरन को खाया तो एनर्जी किसके अंदर आ गई, शेर के अंदर आ गई। अब हिरन ने किसको खाया था, पत्ते उत्तों का खाया था, तो हिरन के अंदर किसकी पत्ते की एनर्जी आ रही थी कि नहीं। तो ये एनर्जी फ्लो चलते रहता है। सन से एनर्जी आई प्लांट के ऊपर, ऐसे याद करो, देखो सन से एनर्जी आई तुम्हारे प्लांट के ऊपर आई थी। अब प्लांट को खाया किसने था, डियर ने खाया था। डियर को किसने खाया था, लायन ने खाया था। तो ये एनर्जी फ्लो चल रहा है कि नहीं। तो यही एनर्जी फ्लो चलते रहते हैं किसके अंदर, नाइश के अंदर। सब लोग अपना अपना फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं। सन का फंक्शन क्या है बेटा, धूप देना। किसको सनलाइट दे रहा है, तुम्हारे प्लांट को। प्लांट किसका खाना बन रहा है, डियर का। डियर किसका खाना बन रहा है, लायन का। ठीक है, आगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, रेनफॉल एंड अदर अबायोटिक फैक्टर और फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अदर ऑर्गेनिज्म थ्रू इकोसिस्टम। समझ में आया कि नहीं। अब तुम देखो हैबिटेट अलग अलग लोगों को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। सब नाइश को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं हैबिटेट की। किसी के लिए रेस्ट्रिक्टेड है कि तू ये काम मत कर, ऐसा तो नहीं है ना। सबको सपोर्ट कर रहा है हैबिटेट। तो यहाँ पे वही लिखा है कि हैबिटेट सपोर्ट न्यूमरस नाइश एट अ टाइम। एक टाइम पे बहुत सारे लोग एक ही जगह पे रह रहे हैं कि नहीं, और एक ही जगह पे अपना फंक्शन कर रहे हैं। नाइश सपोर्ट्स ओनली सिंगल स्पीशीज। मेरे को बताओ, फंक्शन सबका अपना अपना होता है ना, हर बंदे का अपना अपना काम होता है, अपना अपना फंक्शन होता है। तो सिंगल स्पीशीज एट अ टाइम। हैबिटेट एक फिजिकल जगह है, आपको मैंने दिखा दिया वो जगह। हैबिटेट एक फिजिकल जगह है, लेकिन नाइश तो ऐसा कुछ नहीं है ना। नाइश तो एक एक्टिविटी है जो बंदा कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। आगे देखो, हैबिटेट इज नॉट स्पीशीज स्पेसिफिक। मैंने बोला ना, हैबिटेट क्या सिर्फ किसी के लिए है। मैं बोलूं क्या ये सिर्फ मेरी जगह है, ऐसा तो नहीं है। क्या वो हिरन बोलेगी क्या वो मेरी जगह है, ऐसा तो कोई बोल ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या, हैबिटेट किसी के लिए नहीं है, स्पीशीज स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन मेरे को बताओ, ये फंक्शन जो परफॉर्म किया जाता है, तो ये फंक्शन स्पेसिफिक हो सकता है कि नहीं, पर्सन टू पर्सन। हर बंदे को अपना अपना काम अपॉइंट होता है कि नहीं। तो वो काम को हम लोग नाइश बोल दे क्या। तो यहाँ पे लिखा है नाइश इज स्पीशीज स्पेसिफिक। ये डिस्टिंग्विश समझ गया, एक बार इसको पढ़ लो, बिना देखे लिखो, याद हो जाएगा, बहुत आसान है। तो आप देख सकते हैं सबका नाइश, सबका हैबिटेट अलग अलग जगह पे है। सब लोग फंक्शन कर रहे हैं, लेकिन एक भी बंदा बोल रहा है कि ये मेरा पूरा हैबिटेट है, नहीं। क्योंकि ना हैबिटेट कोई स्पीशीज के लिए नहीं है, वो सबके लिए है। वहां पे सब अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो आगे चलते हैं, डायग्राम आप देख चुके होंगे। अब आता है डिफाइन नाइश, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नाइश। नाइश का मतलब आप लोग पढ़ चुके हैं। नाइश क्या होता है बेटा, एक फंक्शन होता है, एक्टिविटी होता है जो स्पीशीज लोग परफॉर्म करते हैं। कहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, हैबिटेट के अंदर। ये पढ़े आप लोग। अब तीन तरीके के नाइश आप लोग देखेंगे खासकर। एक होता है आपका स्पेशियल नाइश या हैबिटेट नाइश बोल दो, एक होता है ट्रॉपिक नाइश, और एक होता है मल्टी डिमेंशनल नाइश। ये तीन नाइश आप देख चुके हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करेगा, चलो। पहले तो डेफिनेशन आपको याद है, देखो, द फंक्शनल रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द एनवायरमेंट इज कॉल्ड एज नाइश। द फंक्शनल रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, फंक्शनल रोल जो फंक्शन कर रहा है ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंट में रह के, एनवायरमेंट की जगह हैबिटेट भी बोल दो, हैबिटेट में रह के, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, नाइश। ये पीछे से पढ़ के आए आप। अब तुमको बताना है तीन टाइप के नाइश होते हैं, स्पेशियल नाइश या हैबिटेट नाइश बोल दो इसको, ट्रॉपिक नाइश या मल्टी डायमेंशनल नाइश, जिसको स्पेशियल नाइश भी लिखा हुआ है तुम्हारे बुक के अंदर। डील्स विथ फिजिकल प्लेस, डील्स विथ फिजिकल प्लेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म ने जो जगह कब्जा किया है, वो जगह को कब्जा करने वाली नाइश को, वो फंक्शन को बोला जाता है स्पेशियल नाइश। बिकॉज जगह ऑक्यूपाई किया है ना, कैप्चर किया, फिजिकल प्लेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म। जैसे मैंने एक घर ले लिया, तो वो घर मेरा हो गया, तो मतलब ये क्या हो गया बेटा, ये मेरे फंक्शन को अब क्या बोला जा रहा है, स्पेशियल नाइश। ठीक है, हैबिटेट तो है ना वो, बट मैंने इसको अब ऐसा फंक्शन परफॉर्म किया कि वो जगह मेरी हो गई। ट्रॉपिक नाइश बेसिस ऑफ ट्रॉपिक लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ फूड चेन। मैंने आपको एक फूड चेन दिखाया अभी, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक नाइश। क्या बोलते हैं बेटा, ट्रॉपिक नाइश। सबका अलग अलग लेवल है कि नहीं, बताओ ना, सबका लेवल अलग है। प्लांट क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है। डियर क्या कर रहा है भाई, डियर हर्बीवरस है, खाना खा रहा है, प्लांट को खा रहे हैं। एंड लायन क्या है, कार्निवरस है, डियर को खा रहे हैं। तो ऐसे देखा जाए तो सबका ट्रॉपिक अलग होता है, बेसिस ऑफ ट्रॉपिक लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ फूड चेन। मल्टी डायमेंशनल, एक साथ नंबर ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर, बायोटिक एंड अबायोटिक, रिजल्टिंग स्पेस इज कॉल्ड एज हाइपर वॉल्यूमिक नाइश। मेरे को बताओ, एक हैबिटेट के अंदर बहुत सारे बायोटिक लोग हैं कि नहीं, बहुत सारे अबायोटिक लोग भी है। तो मेरे को बताओ, दोनों का इंटरेक्शन है कि नहीं एक दूसरे से, दोनों एक दूसरे की मदद ले रहे हैं। बायोटिक देखो, बायोटिक बायोटिक का इंटरेक्शन आपस में है, इंसान इंसान की मदद करता है, यही देख लो तुम। एंड तुम देखो कि बायोटिक अबायोटिक चीजों को यूज करता है कि नहीं, मतलब मैं अबायोटिक फैक्टर पे डिपेंडेंट हूँ, तो एक दूसरे से जो डिपेंड हो रहे हैं, ये फंक्शन को बोला जाता है मल्टी डिमेंशनल नाइश। द नंबर ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर बायोटिक एंड अबायोटिक, रिजल्टिंग स्पेस इज कॉल्ड एज हाइपर वॉल्यूमिक नाइश।
जो स्पेस है ना जहाँ पे ये सब लोग एक साथ आते हैं इसको बोलते हैं मल्टी डिमेंशनल नाइश या हाइपर वॉल्यूमिक नाइश। ये हो गया। अब दो तरीके के नाइश होते हैं देखो, जहां पे तुम अपना काम कर रहे हो बिना कंपटीशन के, उसको बोला जाता है बेटा एनवायरमेंटल नाइश। बिना कंपटीशन के तुम काम कर रहे हो, ठीक है, इजी हो जाएगा ना, कोई कंपटीशन नहीं रहेगा तो। लेकिन असलियत में तो कंपटीशन बहुत है ना, वो कंपटीशन अगर है तो इसको बोलते हैं रियलाइज्ड नाइश नाइश। ठीक है, असलियत है ना रियलाइज्ड नाइश, बिना कंपटीशन के कोई काम तो नहीं हो सकता, तो ये रियल नाइश है, रियलाइज्ड नाइश। ठीक है, तो देखो लिखा भी है नाइश इन द एब्सेंस ऑफ ऑल द कंपटीशन, इसको बोलते हैं एनवायरमेंटल नाइश। अगर कंपटीशन है तो इसको बोलते हैं रियलाइज्ड नाइश। समझ गया, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है, सेकंड टॉपिक हम लोग का पहला टॉपिक खत्म हो गया, सेकंड टॉपिक आ रहा है अबायोटिक फैक्टर। इसको स्टार्ट करते, बहुत इजी है, इसको भी पढ़ लो फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको भी। देखो, एक्सप्लेन इन डिटेल मेजर अबायोटिक फैक्टर ऑफ द इकोसिस्टम। देखो बायोटिक तो आपको पता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है देख लो वो सब बायोटिक है, लेकिन ऐसे कौन से अबायोटिक फैक्टर है जो इकोसिस्टम के अंदर बिलोंग करते हैं, बहुत ज्यादा दिखते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा टेम्परेचर, वाटर, सॉइल एंड तुम्हारा लाइट, ये चार आपको दिखा। टेम्परेचर, वाटर, आपका लाइट है और सॉइल है, ये चार आपको टोटल दिख चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना। पहले आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या इफेक्ट करता है अपने इकोसिस्टम को, क्या इसका बदलाव आ सकता है टेम्परेचर की वजह से, देखते हैं। एन एवरेज टेम्परेचर वेरीज फ्रॉम सब जीरो लेवल इन पोलर एरिया टू द एल्टीट्यूड अप टू 50 डिग्री सेल्सियस इन द ट्रॉपिक डेजर्ट्स। आपको दिख रहा होगा जैसे जैसे मैं, देखो ये अगर अर्थ है, अगर ये अर्थ है, इक्वेटर पे टेम्परेचर अलग आएगा बेटा, जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा कि नहीं। मैं पोलर एरिया के पास जाऊंगा टेम्परेचर डिक्रीज होगा। यहाँ पे टेम्परेचर क्या था बेटा, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई था, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत लो हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे जाऊंगा तो टेम्परेचर लो होगा। इससे मैंने समझा टेम्परेचर हर जगह पे अलग अलग होता है, हर ट्रॉपिक लेवल पे अलग अलग होता है। आगे देखो, देर आर सेम यूनिक सम यूनिक ऑर्गेनिज्म। अभी हम लोग पढ़ते हैं सेकंड टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है अबायोटिक फैक्टर। पहला टॉपिक आपको समझ चुका है, उतना याद कर लो। सेकंड टॉपिक पे आते हैं, अबायोटिक फैक्टर। आपको पता है आपके इकोसिस्टम में बहुत सारे अबायोटिक फैक्टर है, लेकिन चार मेजर अबायोटिक फैक्टर है जिसको आपको याद करना है। एक टेम्परेचर है, आपको दिख रहा होगा, एक तो वाटर है, पानी हो गया, तीसरा लाइट हो गया, चौथा सॉइल हो गया। ये चार मेजर अबायोटिक फैक्टर आपको दिख रहे हैं बोर्ड पे, इसको याद करना है। पहले तो टेम्परेचर को समझो। मेरे को बताओ, अगर अर्थ के अंदर बायोस्फीयर को हम लोग ले ले टोटल हम लोग का, इसके अंदर मैं अगर देखूं, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इसको, तो इक्वेटर बोलते हैं, आपको पता है। ये आपका इक्वेटर, इक्वाटोरियल रीजन हो गया। इसके नजदीक में आपका होता है ट्रॉपिकल रीजन। कौन सा रीजन होता है बेटा, बोलो, ट्रॉपिकल रीजन। ये आपको समझ गया। ट्रॉपिकल लाइन कौन सी है वाली, इक्वेटर, और ये पूरा रीजन क्या है बेटा, ट्रॉपिकल रीजन। अब आता है तुम्हारा टेम्परेट रीजन। ये तुम्हारा आता है टेम्परेट रीजन, जो वार्म होता है, ये आ गया टेम्परेट रीजन। अब आता है लास्ट में आता है तुम्हारा पोलर रीजन। ये क्या है तुम्हारा, पोलर रीजन है, जहां सब जीरो लेवल होता है, मतलब जीरो के भी नीचे टेम्परेचर होता है। ये हॉट होता है, यहाँ पे हॉट होता है टेम्परेचर, यहाँ पे थोड़ा वार्म होता है, इसको वार्म लिख देंगे क्या, टेम्परेट को वार्म। और यहाँ पे क्या होगा बेटा, सब जीरो लेवल, क्या बोलेंगे, सब जीरो लेवल। यहाँ पोलर रीजन है ना बेटा, तो सब जीरो लेवल। मेरे को बताओ, अर्थ के अंदर हर जगह टेम्परेचर वेरी कर रहा है कि नहीं। बीच में देखो बहुत हॉट है ट्रॉपिकल रीजन में, टेम्परेट के पास देखो वार्म है। ये दोनों को टेम्परेट रीजन बोलते हैं, और ये दोनों को पोलर रीजन बोलते हैं, और ये दोनों को ट्रॉपिकल बोलते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। इक्वेटर के पास बहुत गर्म होता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, यहाँ पे सब जीरो, जीरो के नीचे रहेगा टेम्परेचर। ये हर जगह पे टेम्परेचर अलग दिख रहा है कि नहीं। और जैसे जैसे मैं हाइट पे जाऊंगा, अल्टीट्यूड इंक्रीज होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो अल्टीट्यूड इंक्रीज होगा मेरा, अगर जैसे पहाड़ों पे गए हम लोग, अल्टीट्यूड इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। जैसे ट्रॉपिकल डेजर्ट्स को ले लो तुम, तो यहाँ पे वही लिखा है, एवरेज रेंज ऑफ टेम्परेचर वेरीज फ्रॉम सब जीरो लेवल इन द पोलर एरिया। आपने देखा, एंड टू द अल्टीट्यूड अप टू 50 डिग्री सेल्सियस। जैसे अल्टीट्यूड पे गए ट्रॉपिक डेजर्ट्स पे, आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा ट्रॉपिकल डेजर्ट्स में। आगे देखो, देखो ना डेजर्ट में कितना हॉट रहेगा तुम्हारे ट्रॉपिकल रीजन में,
हॉट है ना, टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहेगा। तो वैसे ही आते हैं हम लोग यहाँ पे, देयर आर सम यूनिक ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म है ना भाई जो ये सब कंडीशन में भी सर्वाइव कर रहे हैं, जहाँ पे टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस होता है। आर्के बैक्टीरिया ही ले लो तुम, कितना कितना एक्सट्रीम टेम्परेचर में सर्वाइव कर रहे हैं लोग। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए जिसको आपको याद करना है। कैन सर्वाइव इन द यूनिक हैबिटेट सच एज, हॉट स्प्रिंग का टेम्परेचर कितना होता है बेटा 80 टू 100 डिग्री सेल्सियस। डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट जहाँ पे टेम्परेचर होता है 400 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करके दिखा इतने इतने ज्यादा टेम्परेचर में। तो ये आपको याद करना है, ठीक है। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर सर्वाइव कर सकता है, वाइड की जगह पे आप वर्ड यूज करेंगे यूरी, यूरी, ठीक है। थर्मल टेम्परेचर हो तो थर्मल, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर झेल सकता है तो इसको बोलते हैं यूरी थर्मल। एंड अगर नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर झेल सकता है तो इसको बोलते हैं स्टीनोथर्मल। बाय चांस एग्जाम में आपको यूरी थर्मल स्टीनोथर्मल याद नहीं आ रहा है तो देखो नो से आप लोग याद कर लो, नैरो 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 नैरो, ठीक है। नो से देखो ना, यूरी में नो कहीं पे आ नहीं रहा है, इससे नो आ रहा है, नो से नॉर्मल नैरो याद कर लो, याद हो जाएगा ना। तो देखो यहाँ पे वही लिखा है, ऐसा एक स्टेटमेंट बना के लिखना, द ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन सर्वाइव वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर आर कॉल्ड एज यूरी थर्मल। और फिर एक और स्टेटमेंट बनाना, उसमें लिखना द ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन सर्वाइव नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर आर कॉल्ड एज स्टीनोथर्मल। इतना समझ गया होगा आपको। वाइड रहेगा तो क्या बोलेंगे बेटा यूरी थर्मल, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर झेल सकता है। नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर झेल सकता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टीनोथर्मल। वर्ड भूल जाओगे तो नो से नैरो याद कर लो। ये हो गया तुम्हारा टेम्परेचर। अगले वाले पे आते हैं, यहाँ पे आता है तुम्हारा सॉइल, वाटर एंड तुम्हारा लाइट। ये तीनों हम लोग का और खत्म करना है, टेम्परेचर हो चुका है हमारा। वाटर भी एकदम सिमिलर है बट थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको, इसके अंदर थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात करेंगे हम लोग। देखो पानी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ऑर्गेनिज्म के लिए, हर बंदे को पता है। लाइफ ऑन द अर्थ ओरिजिनेटेड इन वाटर, ये भी सबको पता है कि लाइफ कहाँ पे ओरिजिनेट हुई थी, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन में पढ़ेंगे हम लोग, पानी से ओरिजिनेट हुई थी, दैट्स ग्रेट। आगे लिखा एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन पीएच ऑफ वाटर। अब एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो मछली होती है हमारी, ये मछली लोग डिपेंड करते हैं पानी का पीएच कितना है, क्योंकि वो लोग भाई पानी के ऊपर बहुत डिपेंड करते हैं। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म लोग खासकर टेम्परेचर और पीएच पर डिपेंड करते हैं पानी के। आगे देखो डिसॉल्व्ड सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन पर भी डिपेंड करते हैं, पानी में कैसा है सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन। अगर 5 पार्ट्स पर 1000 से कम आ रहे हैं 5 पीपीटी और 30 टू 35 पीपीटी दिखा, पीपीटी का फुल फॉर्म है पार्ट्स पर 1000, ठीक है। पीपीएम का होता है पार्ट्स पर मिलियन, पीपीटी का होता है पार्ट्स पर 1000। यहाँ पे दिख रहा है 100 पीपीटी, ये कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है, इसको बस ऐसे याद कर लो। अगर 5 पीपीटी के नीचे रहेगा कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट का तो आप बोलेंगे फ्रेश वाटर होता है, स्ट्रीम, लेक्स, रिवर, इनका कॉन्सेंट्रेशन 5 पीपीटी से कम होता है, इसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब 30 टू 35 पीपीटी कहाँ पे होता है बेटा, सी और महासागर में, ओशन के अंदर। 100 पीपीटी कहाँ पे होता है, सॉल्ट बहुत ज्यादा भरा हुआ है तुम्हारे डेड सी में, डेड सी जहाँ पे सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। एक ले लो हाइपर सलाइन लगून्स, यहाँ पे ये सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है पानी के अंदर, 5 पीपीटी से कम रहेगा तो एग्जाम्पल देख लो, 30 टू 35 पीपीटी दिखा तो देख लो, 100 पीपीटी रहेगा तो देख लो। फिर से पीछे मैंने अगर बोला था वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर तो आप लोग बोले थे यूरी थर्मल, और पीछे मैंने बोला था नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर रहेगा तो स्टीनोथर्मल। सेम सेम एकदम सेम पॉइंट है। देखो तो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे देखो जरा, बहुत इजी पॉइंट है, एकदम सेम है। बस यहाँ पे तुमको वर्ड क्या लिखना है वो देखो, सेम पॉइंट है। तो ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन सर्वाइव वाइड रेंज ऑफ, पीछे क्या था टेम्परेचर, इधर क्या लिखेंगे सैलिनिटी। वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर था पीछे, तो आप लोग क्या बोले थे यूरी थर्मल, यहाँ सैलिनिटी है इसलिए लिख ले यूरी हलाइन। और मैंने नैरो के लिए क्या बोला था बेटा स्टीनो, नो से नैरो, तो यहाँ देखो नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी रहेगा तो स्टीनो हलाइन। समझ गया, यहाँ पे हमारा पानी भी खत्म हो गया। टेम्परेचर देखे बोलो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर रहेगा तो स्टीनो थर्मल। अगर मैंने बोला सॉल्ट रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट नैरो रेंज में रहेगा तो स्टीनो हलाइन, हलाइन बोलेंगे। और वैसे वाइड रहेगा तो यूरी हलाइन, और टेम्परेचर रहेगा तो यूरी थर्मल, दैट्स ग्रेट। आगे चलते हैं, हम लोग का अगला वाला तीसरा पॉइंट आता है लाइट। लाइट सबको मालूम है भाई, प्लांट क्या करता है लाइट के साथ, फोटोसिंथेसिस करता है, लाइट को लेता है, उसके अंदर बहुत सारे क्लोरोफिल होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जिसके अंदर ग्रैनुल थाइलाकॉइड, स्ट्रोमल थाइलाकॉइड होते हैं जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। फोटोसिंथेसिस अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये बच्चे लोग को सबको पता है। बहुत सारे प्लांट हर्ब्स एंड श्रब्स ग्रो इन द लो लाइट इंटेंसिटी, बहुत सारे प्लांट होते हैं, श्रब्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं जो कम लाइट में भी ग्रो कर जाते हैं। बहुत अच्छी बात है क्योंकि लाइट बहुत मैटर करती है प्लांट के लिए, उसके ग्रोथ के लिए। आगे देखो कुछ एनिमल्स होते हैं जो डायर्नल होते हैं और सीजन के साथ अपना वेरिएशन दिखाते रहते हैं इन लाइट इंटेंसिटी। लाइट पे मतलब एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं, ये चीज को याद रखो। सॉइल पे आते हैं, द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल आर डिपेंडेंट ऑन द क्लाइमेट। तुमको पता है जैसे जैसे मौसम बदलेगा वैसे वैसे मिट्टी का कलर चेंज होगा, वैसी वैसी मिट्टी उपजाऊ होगी,
वैसी वैसी मिट्टी ड्राई भी होगी अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहेगा तो। ठीक है, तो वेदरिंग ऑफ द रॉक, वेदरिंग प्रोसेस, जो पत्थर उत्तर ब्रेक होकर मिट्टी बनती है, वो मिट्टी बनने का प्रोसेस बेटा डिपेंड करता है किसके ऊपर, तुम्हारी क्लाइमेट के ऊपर, और तुम्हारा सॉइल कैसा वो भी मैटर करने वाला है। सॉइल की जो खासियत होती है, पानी होल्ड करने की खासियत होती है सबसे इंपॉर्टेंट, उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उसका पीएच भी मैटर करता है। देखो अनाज उगाना है जमीन के अंदर तो पीएच बहुत मैटर करता है सॉइल का, तभी तो अनाज हम लोग ग्रो कर पा रहे हैं। तो ये हो गया तुम्हारा सॉइल, सॉइल भी मैटर करता है। देखो मेरे को बताओ, हम लोग हर एक अबायोटिक फैक्टर पे डिपेंड करते हैं कि नहीं। लाइट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वाटर हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, सॉइल हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर सॉइल नहीं होगा तो अनाज कहाँ उगाओगे तुम, ठीक है, रहेंगे कहाँ तुम। और फिर आता है तुम्हारा टेम्परेचर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, टेम्परेचर भी हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पे हमारा टोटल अबायोटिक मेजर फैक्टर्स हो चुका है। आगे चलते हैं हम लोग अगले वाले आंसर पे। आई होप सबको समझ चुका होगा। एक डिस्टिंग्विश मैं आपके लिए लेके आया हूँ, इसको याद करने ये एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको देख लो, बहुत इजी भी है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। इधर देखो, बोल रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्टोथर्म एंड एंडोथर्म। एक्टोथर्म्स एंड एंडोथर्म्स, थर्म से आपको कुछ समझ में आ रहा है कि यहाँ पे टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, थर्म से क्या समझ में आ रहा है बच्चे, टेम्परेचर की बात कर रहा है। अब एक्टो क्या बोल रहा है, ये लोग खास कर देखो, मैं जो कीवर्ड्स मार्क करूंगा ना उसको याद कर लेना। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ये लोग कोल्ड ब्लडेड होते हैं, मतलब बाहर के टेम्परेचर के साथ ये लोग मिल जाते हैं, खुद के टेम्परेचर में कांस्टेंट रख नहीं पाते। उल्टा ये लोग क्या करते बेटा, वार्म ब्लडेड होते हैं। ये लोग कोल्ड ब्लडेड है, ये लोग वार्म ब्लडेड है। हो गया, आगे चलते हैं। एक्टोथर्म्स डू नॉट, देखो मैंने इसको हाईलाइट किया है, डू नॉट पॉसेस द एबिलिटी टू जनरेट सफिशिएंट हीट, खुद से हीट बना नहीं सकते हैं। दस इनकी बॉडी बाहर के टेम्परेचर के साथ क्या करती है बेटा, जो टेम्परेचर बाहर रहेगा इनकी बॉडी का टेम्परेचर वही रहेगा। ये लोग खुद के बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रख पाते, कौन, एक्टोथर्म। उल्टा ये लोग अपने बॉडी के टेम्परेचर को, देखो लिखा है, दे कैन मेंटेन देयर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। दे आर अफेक्टेड बाय द चेंज इन एनवायरनमेंट, बाहर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो इनके बॉडी का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इफेक्ट होगा ना, जरूर होगा, ऑब्वियसली होगा। इधर पे कोई इफेक्ट होगा क्या, नहीं होगा। जैसे मेरे को ही ले लो, हमारा बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, हम लोग कहीं पे भी चले जाए ना, बहुत ठंडी में चले जाए, बहुत गर्मी में चले जाए, फिर भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। तो ठीक है, आगे देखते हैं। मोस्ट फिशेस, इसके एग्जाम्पल याद कर लो, बहुत सारी फिशेस, एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, इसके एग्जाम्पल याद कर लो, बर्ड्स है, मैमल्स है। हम लोग मैमल्स में आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको समझ चुका होगा, ये बहुत ईजी है, इसको याद कर लो, इसको लिख लो एक बार, समझ गया ना। आगे चलते हम लोग। अब आता है तुम्हारा कुछ डेफिनेशंस है, रेगुलेशन, कन्फर्मेशन, माइग्रेशन, सस्पेंशन। रेगुलेशन मतलब क्या होता है, देखो ऐसे बंदे जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख पाते हैं, कांस्टेंट रख पाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रेगुलेशन। अभी हम लोग कोई डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। यहाँ पे 4 डेफिनेशंस दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना है। पहला डेफिनेशन आपको बोर्ड पे दिख रहा है, रेगुलेटर या रेगुलेट, ऐसे बंदे जो होम्योस्टासिस, अपने इंटरनल कांस्टेंट एनवायरनमेंट को मेंटेन कर पाते हैं, खुद के अंदर के बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रेगुलेटर्स। अब कंफर्म क्या होता है, ऐसे लोग जो खुद के इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट नहीं रख पाते हैं, खुद के बॉडी का टेम्परेचर नहीं मेंटेन कर पाते, लोग को बोलते हैं हम लोग कन्फर्मर्स, ठीक है। आगे आता है माइग्रेट। अब देखो, जब तुम्हारे पास कोई अनफेवरेबल कंडीशन आ गई, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, तो तुम वो जगह को छोड़ के कोई दूसरे जगह पे भाग जाते हो, तो इसको बोलते हैं माइग्रेशन। मतलब कुछ दिनों के लिए तुम स्टे करने के लिए चले जाओगे ना, जब बाढ़ भूकंप आएगी तो रहने का कोई ठिकाना नहीं रहेगा, तो इसको बोलते हैं माइग्रेशन। जानवर लोग भी भाग जाते हैं एक जगह छोड़ के दूसरी जगह पे, क्यों, क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन था। और जाएंगे कहाँ पे, जहाँ पे हॉस्पिटेबल एरिया रहेगा, क्योंकि तुम सोचो बाढ़ आ गई तो पानी भर जाएगा, तो वहां पे रहने लायक है क्या, नहीं है ना। तो वो जगह छोड़ के तुम दूसरी जगह पे जाने वाले हो, तो जो जगह पे तुम जाओगे उसको बोलते हैं हॉस्पिटेबल एरिया। क्या बोलते हैं, हॉस्पिटेबल एरिया। आगे देखो, यहाँ पे वही लिखा, अभी हम लोग पढ़ेंगे एक बार इसको। सस्पेंड, ऐसे एनिमल्स जो अपने एक्टिविटीज को, देखो बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, बहुत ठंडी आ गई, बहुत ज्यादा ठंडी है, अब एक्सट्रीम सिचुएशन में जगह छोड़ के ये लोग जाते नहीं है, वही जगह पे रहते हैं, लेकिन खुद के एक्टिविटी को, अपने अंदर के मेटाबॉलिज्म को बहुत रिड्यूस कर देते हैं। अंदर के जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं उसके बॉडी के, उसको वो सप्रेस कर देता, रिड्यूस कर देता कुछ दिनों के लिए, जब तक का फेवरेबल कंडीशन नहीं आती, उसके मर्जी की कंडीशन नहीं आती, तब तक का ये अपने कंडीशन को छोड़ देता है और आराम करने लगता है। जैसे जानवरों को ले लो, पोलर बियर को, वो अपने बहुत ठंडी में अपने एक्टिविटी को छोड़ देता है और सो जाता है, जहाँ पे थोड़ा गर्म जगह होती है, गुफा उफा में जाके सो जाता है, तो इसको बोलते हैं सस्पेंशन, अपने एक्टिविटी को छोड़ दिया। सेम सस्पेंड में हम लोग पढ़ेंगे डॉर्मेंसी ऑफ द सीड या प्लांट। प्लांट के सीड भी डॉर्मेंसी दिखाते कि नहीं, मतलब मेरे को बताओ, जब
पानी तुम दोगे नहीं, धूप आएगी नहीं, प्लांट को लाइट मिल नहीं रही, सीड को लाइट मिल नहीं रही, तो कुछ प्लांट होते हैं जो डॉर्मेंट स्टेट में चले जाते हैं, मतलब अपने एक्टिविटी को सप्रेस कर देते हैं, मेटाबॉलिज्म को रिड्यूस कर देते हैं कुछ दिनों के लिए, जब तक अनफेवरेबल कंडीशन है। जैसे ही ये फेवरेबल कंडीशन आएगी वापस से अपने एक्टिविटी को ले आएंगे। तो यहाँ पे चारों को देख लो फटाफट, बहुत सिंपल है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, तो इसको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। द ऑर्गेनिज्म विच आर एबल टू मेंटेन होम्योस्टासिस, जो लोग होम्योस्टासिस को मेंटेन कर पाएंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलेटर। एग्जांपल देखो, ऑल बर्ड्स आर केपेबल ऑफ रेगुलेशन, दैट इज थर्मो रेगुलेशन और ऑस्मो रेगुलेशन। अपने टेम्परेचर को हर चिड़िया मेंटेन कर पा रही है। ऐसी कंफर्म आता है, कंफर्म में देखो मैंने बस ऊपर के डेफिनेशन में क्या लिखना बेटा, कैन नॉट लिख दो, हो गया। आगे लिखना है मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर एनवायरनमेंट आर कॉल्ड एज कन्फर्मर्स। अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन नहीं कर पा रहे, कन्फर्मर होते हैं। देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद एम्बिएंट टेम्परेचर, मैंने बोला था ना पीछे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इनका भी टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे टेम्परेचर घटेगा इनका भी टेम्परेचर घटेगा। आगे, इन अ स्ट्रेसफुल कंडीशन एनिमल में माइग्रेट और सस्पेंड इट्स एक्टिविटी। आपको पता है जब बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन रहेगी तो एनिमल अपने एक्टिविटी को या तो छोड़ देगा या तो वो जगह पे क्या करेगा बेटा, सस्पेंशन करेगा, अपने एक्टिविटी को सस्पेंड कर देगा। ठीक है, तो आगे आते हैं माइग्रेट पे। द ऑर्गेनिज्म विच मूव अवे टेम्पररीली, देखो लिखा भी है टेम्पररीली, कब तक, जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं आएगी तब तक का ये बंदा छोड़ के चले जाएगा। फ्रॉम स्ट्रेसफुल हैबिटेट, जो बहुत खराब कंडीशन वाली जगह है, टू मोर हॉस्पिटेबल एरिया, जहाँ पे अच्छा इलाका है, जहाँ पे इसके रहने लायक है, खाने पीना मिल जाएगा, आर कॉल्ड एज माइग्रेशन। बहुत सारे एनिमल जैसे पर्टिकुलरली बर्ड्स ड्यूरिंग विंटर अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंसेस माइग्रेशन। कुछ कुछ चिड़िया होते हैं जो भाई जब बहुत ठंडी आ जाती है तो क्या करते हैं, बहुत लंबा लंबा ट्रैवल करते हैं डिस्टेंस तक का। सस्पेंड, देखो मैंने लिखा भी है, इन एन अनफेवरेबल कंडीशन एनिमल और प्लांट रिड्यूसेस देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी को घटा देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एंड गोइंग इन अ स्टेट ऑफ हाइबरनेशन और डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी प्लांट कर रहा है, हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। इन प्लांट सीड्स अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर बेटा अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी को घटा देते और कहाँ चले जाते, डॉर्मेंसी। और एनिमल लोग में हाइबरनेशन कौन करता है, पोलर बियर। एस्टिवेशन कौन करता है, स्नेल और फिश। हाइबरनेशन मतलब विंटर स्लीप, ठंडी आती है पोलर बियर जाके सो जाता है, जहाँ पे गुफा होगी थोड़ा गर्म रहेगा वहां जाके सो जाता है। एस्टिवेशन मतलब बहुत गर्मी आ गई तो अपने एक्टिविटी को छोड़ देते हैं, जैसे मछली हो गई, फिर स्नेल हो गई, ये लोग क्या करते हैं अपनी एक्टिविटी को छोड़ देते हैं कुछ दिनों के लिए, जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं आता है। तो मैंने क्या किया, हम लोग ने इसको डिस्टिंग्विश बिटवीन में बांट दिया है ताकि आप इसी तरीके से याद कर सके। डिस्टिंग्विश बिटवीन हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन एग्जाम में पूछा भी गया है और आपके बुक में दिया भी गया है, ऐसा नहीं दिया है बट अलग से पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, तो इसको आपको याद करना इजी भी है। देखो इसको हाईलाइट करता हूँ मैं, यहाँ देखो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज विंटर स्लीप, ठंडी में सोना। और ये क्या होता है बेटा, गर्मी में सोना, गर्मी में अपने एक्टिविटी को छोड़ दिया। इट इज अ स्टेट ऑफ, देखो, रिड्यूस्ड मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन सम ऑर्गेनिज्म टू एस्केप ठंडी। एंड इधर पे क्या करेंगे, बस इसका गर्मी, ठंडी की जगह क्या लिख देंगे, गर्मी। सब कुछ सेम पॉइंट है। एनिमल आराम करते हैं गर्म जगह पे, देखो ना ऑब्वियसली बहुत ठंडी रहेगी तो कहाँ आराम करेगा, जहाँ पे थोड़ा गर्म जगह रहेगी वहां जाके आराम करेगा। गुफा में ले लो पोलर बियर। यहाँ पे बंदे लोग कहाँ पे आराम करेंगे, जहाँ थोड़ा ठंडी रहेगी। कहाँ पे आराम करेंगे, जहाँ पे थोड़ा ठंडा रहेगा। जैसे स्नेल और तुम्हारे मेंढक को ही ले लो, ये सब लोग भी हम लोग क्या करते हैं, बच्चे लोग, मेंढक हो गया, स्नेल हो गया, ये लोग अपने एक्टिविटी को डिले कर सकते हैं। ठीक है, आगे अपने एक्टिविटी को सप्रेस कर सकते हैं। पोलर बियर, स्पिरल इसके एग्जाम्पल, इसका फिशेस और स्नेल्स हो गया। यहाँ तक आपको समझ चुका है। ये चैप्टर में टोटल 5 टॉपिक है, हमारा 2 टॉपिक कंप्लीट हो गया। अभी हम चल रहे हैं हमारे 3rd टॉपिक पे जिसका नाम है अडेप्टेशन। जितने आंसर्स ये पेज पे दिए हैं उतना पढ़ना है, ये टॉपिक से ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो पहले अडेप्टेशन का डेफिनेशन पढ़ना है। अडेप्टेशन मतलब भाई बदलाव लाना है, कोई चीजों को अडेप्ट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि जैसे जैसे कंडीशन एक्सट्रीम होते जाएगी हमको भी स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो यहाँ पे अडेप्ट करना पड़ेगा सिचुएशन को, जैसे जैसा एनवायरमेंट बदलेगा। तो यहाँ पे वही लिखा है, ऐसी खासियत तुम्हारे ऑर्गेनिज्म की जो बदलाव ला सकता है, एनेबल्स ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव, सर्वाइव करना सीख जाएंगे एंड रिप्रोड्यूस। अब क्या करेंगे बेटा, जब सर्वाइव करना सीख जाओगे तो क्या करेंगे, वो जगह पे वो लोग रिप्रोड्यूस करेंगे, बेबी पैदा करेंगे, अपने पॉपुलेशन को आगे बढ़ाएंगे। इट इज कॉल्ड एज अडेप्टेशन, इसको बोलते हैं अडेप्टेशन। इसका एक आंसर है, ब्यूटीफुल आंसर, बहुत इजी है। देखो मार्च 2022 और मार्च 2014 में आया है, इसको याद करना है। एग्जाम में पूछा था, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डेजर्ट अडेप्टेशन, तो वही हम लोग पढ़ रहे हैं इसको यहाँ पे डिटेल में, अच्छे से देखना, इजी आंसर है, कुछ हार्ड नहीं है। चलो स्टार्ट कर दे। डेजर्ट अडेप्टेशन इन एनिमल, जैसे कंगारू रैट हो गया, स्नेक्स हो गया, लिजार्ड्स हो गया, कैमल हो गया। कंगारू रैट क्या करता है, कंगारू रैट ना अपने यूरिन को बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड बना पाता है,
इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड बना देता है, उनका लूप ऑफ एनले जो किडनी के अंदर अपना नेफ्रॉन होता है उनका बहुत ज्यादा लॉन्ग होता है, और इतना ज्यादा लॉन्ग होता है कि उनका यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड बनता है। तो लोग पानी बहुत दिनों तक नहीं पीते, और ऐसा भी होता है कभी कभार कि पानी नहीं पीते वो लोग। ठीक है। अब स्नेक और लिजार्ड, स्नेक और लिजार्ड है ना डेजर्ट में जमीन के अंदर चले जाते, दिन के अंदर, दिन में जमीन के अंदर चले जाते, अब रात में बाहर आ जाते भाई। तो ये इनका अडेप्टेशन है भाई, स्नेक और लिजार्ड का। अब कैमल का तो आप सब लोग को पता है, कैमल के पास होता है हम्प, हम्प के अंदर फैट होता है, उनके पीठ पे होता है ना हम्प होता है, वो हम्प के अंदर बेटा बहुत सारे फैट होते हैं। वही फैट से देखो ये हम्प होता है, यही हम्प के अंदर उनके पास क्या होता है बेटा, फैट होता है जो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। तो ये लोग भी बहुत दिनों तक का पानी नहीं पीते कैमल लोग भी। तो ये हो गया तुम्हारा डेजर्ट अडेप्टेशन। ऐसे ही आता है तुम्हारा डेजर्ट अडेप्टेशन इन प्लांट। अब प्लांट लोग कैसे करते हैं, एक प्लांट है जिसका नाम आप लोग 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, कैम प्लांट, क्रिस्टलेशन ऑर्बेस्कुलर मेटाबॉलिक पाथवे, ये कैम प्लांट हम लोग पढ़े थे। ठीक है। ये कैम प्लांट के बारे में हम लोग ने पढ़ा था, क्रिस्टलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म वाली प्लांट, जिन लोग का स्टोमेटा दिन में बंद हो जाता है। देखो डेजर्ट वाले प्लांट का स्टोमेटा क्या होता है पहले बता देता हूँ मैं। तुम्हारी ये लीफ है, फटाफट देखो, ये तुम्हारी लीफ है, लीफ के अंदर होता है स्टोमेटा जो ट्रांसपीरेशन में मदद करता है। मतलब तुम लोग सब लोग को पता है प्लांट जमीन में से पानी सोखता है और ऊपर एवापोरेट करता है, उसको करने के लिए आता है स्टोमेटा। क्या आता है बेटा, स्टोमेटा। नॉर्मल प्लांट जो तुम देखते हो अपने लाइफ में, वो दिन में खुलता है और रात में बंद रहता है, रात में बंद रहता है ताकि खाना बने। लेकिन डेजर्ट वाले प्लांट में बेटा बताओ मेरे को, अगर दिन में खुला रहेगा तो इतनी धूप रहेगी कि वो पूरा ड्राई हो जाएगा, ड्राई होने की वजह से पूरा पानी क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। ऐसा तो नहीं चाहते हो ना तुम। तो तुम्हारा एक प्लांट है जिसका नाम ओपुंशिया है, वो दिन में अपना स्टोमेटा बंद रखता है, क्या करते हैं, बंद रखता है, और रात को स्टोमेटा को क्या करता है बेटा, वो स्टोमेटा को ओपन कर देता है रात के टाइम पे। समझ में आया क्या, ये खासकर ये लोग के अंदर ऐसा अडेप्टेशन आया है डेजर्ट वाले प्लांट के अंदर। एग्जाम्पल क्या है, ओपुंशिया। यहाँ पे वही लिखा, डेजर्ट प्लांट के पास थिक क्यूटिकल लेयर होती है। ये थिक लेयर क्यों है वहां पे, ताकि ना भाई इतनी धूप की वजह से ड्राइनेस ना आ जाए, कवच की तरह काम करेगी। एंड हैव द स्टोमेटा डीप इनटू द लीफ, और स्टोमेटो को लीफ के अंदर बहुत ज्यादा डेप्थ में रखा है टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ वाटर। ये समझ गया। अब आपको पता है ये लोग अपने स्टोमेटो को कब बंद करते हैं, दिन के टाइम पे बंद करते हैं और रात के टाइम पे खोल देते हैं। ये क्या है बेटा, कौन सा प्लांट है, कैम प्लांट। एग्जाम्पल क्या याद करना है, अपुंशिया। यहाँ तक समझ गया। अब एक छोटा सा नोट करके एक पॉइंट है, ये भी याद कर लो। मैमल्स लोग, जो तुम्हारा पेंगुइन हो गया, समझ जाओ। अब पेंगुइन तुम्हारा जो पाया जा रहा है वहां पे, जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी रहती है पोलर एरियाज में, उसके पास हाथ, उसके हाथ देखो छोटे है कि नहीं, उसका बॉडी बहुत रबर की तरह रहता है, फैटी फैटी रहता है। तो वो ऐसा क्यों है पता है, ताकि ना ज्यादा बॉडी सरफेस एरिया रहेगा तो ज्यादा टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ जाएगा, कम रहेगा तो कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वही लिखा है, मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट जनरली हैव शॉर्टर स्नाउट, कान, टेल, लिम्स टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ बॉडी हीट, ताकि कम बॉडी हीट निकले। ठीक है। क्योंकि ज्यादा हीट निकल जाएगी तो बॉडी का टेम्परेचर फिर इसको ठंडी लगने लग जाएगी, तो हीट को बचाना है बॉडी के अंदर ही। इसको बोलते हैं एलेंस रूल। क्या बोलते हैं बेटा, एलेंस रूल। हमारा टोटल 3 टॉपिक कंप्लीट हो गया। चौथा टॉपिक चल रहा है पॉपुलेशन। बहुत इजी है, अच्छे से मेरे साथ पढ़ो, ये याद हो जाएगा। ठीक है। पहले देखो, ये एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन में आप देख सकते हैं इसको, एनलिस्ट एंड एक्सप्लेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन। आपको पता है हम लोग चैप्टर के टॉपिक से ना क्वेश्चन वाइज कंप्लीट कर रहे, क्वेश्चन के अंदर पूरा चैप्टर आपका आ जाएगा, टेंशन मतलब ये याद हो जाएगा आपको। तो देखो, सबसे पहले ये पूरा आंसर समझने से पहले मेरे से ये समझ लो आप लोग, बहुत आसान रहेगा अगर आप ये समझ लेंगे तो। समझ जाओ, ये एक एरिया है जिसको एरिया ए बोलते हैं, और ये एक एरिया है बेटा, ये एरिया बी है। ठीक है। ये यहाँ पे लोग रहते हैं। अब समझ जाओ, यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा बोर्ड पे, यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, 1 2 3 4 5 लोग रहते हैं। यहाँ पे कितने लोग रहते हैं बेटा, बताओ तो फटाफट। दिख रहा होगा आपको यहाँ पे पॉपुलेशन, काउंटिंग आपने की होगी मेरे साथ, ये हो गया। अब बताओ मेरे को देख के, कौन से एरिया में ज्यादा लोग रहते हैं, ये एरिया में, ए वाले में या बी वाले में, बी वाले में। क्यों, क्योंकि भाई नंबर ऑफ पीपल, जो रेड रेड डॉट है वो इंडिविजुअल बता रहे कितने लोग रहते हैं। तो आपको डॉट दिख रहा होगा, वो स्पेसिफिक एरिया में इतने सारे लोग रहते हैं, और इधर आपको दिख रहा होगा 5 लोग रहते हैं। तो इसकी डेंसिटी ज्यादा है कि इसकी डेंसिटी ज्यादा है, ऑब्वियसली इसकी डेंसिटी ज्यादा है। तो मेरे को पता चला पॉपुलेशन की जो डेंसिटी होती है वो बंदों पर डिपेंड करती है, कितने बंदे रहते हैं एट द टाइम वो जगह पर, वो जगह पर एट द टाइम कितने लोग रहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। किसकी पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है बच्चों, ए वाली या बी वाली, बी वाली। ए में तो कम लोग रह रहे। अब बताओ मेरे को, यहाँ पे रहते कितने लोग हैं, यहाँ पे रहते हैं बच्चे लोग, आपने मेरे को बोला 5 लोग, कितने बोले आपने, 5 लोग रहते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं एनटी, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पे एट द टाइम कितने लोग रह रहे हैं। हमको निकालना क्या है बेटा,
पॉपुलेशन डेंसिटी निकालना है। क्या निकालना है? पॉपुलेशन डेंसिटी। अब मैं पॉपुलेशन डेंसिटी क्यों निकाल रहा हूँ? क्योंकि ना मेरे को बताओ, यहाँ पे ये लोग, कोई यहाँ पे मेल होगा कोई फीमेल होगा, तो यहाँ पे समझो इसको मैं एक और कर देता हूँ, 6 कर देता हूँ ताकि इक्वल हो जाए, 3 मेल 3 फीमेल, ठीक है। अब ना मेरे को बताओ, क्या इनके बच्चे पैदा नहीं होंगे? ऑब्वियसली होंगे। तो जो बच्चे पैदा होते हैं, समझो मैंने उनको ऐसा ड्रॉ कर दिया, 4 बच्चे पैदा हो गए, ठीक है। अब जो बच्चे पैदा होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नैटेलिटी। बर्थ रेट ऑफ अ पॉपुलेशन या इंडिविजुअल इज कॉल्ड एज नैटेलिटी। अब मेरे को बताओ, यहाँ से किसी की डेथ होगी कि नहीं? ऑब्वियसली एक ना एक दिन सबकी मौत आना है, तो इनकी डेथ हो गई, तो इसको हम लोग बोलते हैं डेथ रेट। क्या बोलते हैं बच्चों लोग? डेथ रेट। जिनकी डेथ हो गई, जो पॉपुलेशन से हट गए, डेथ रेट ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड एज मोर्टेलिटी। क्या बोलेंगे? मोर्टेलिटी। उसका सिंबल क्या है? डी। अब मेरे को बताओ, ये वाली पॉपुलेशन से बाहर से रहने के लिए लोग आएंगे कि नहीं? बाहर से रहने के लिए, विजिट करने के लिए लोग आएंगे, अपने एरिया को छोड़ के ये जगह पर रहने के लिए आ जाएंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं इमिग्रेशन। क्या बोलते हैं बच्चे लोग? इमिग्रेशन, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम लोग डिनोट करते हैं आई से। कैसा डिनोट करते हैं बच्चों? आई से। अब मेरे को बताओ, यहाँ से कुछ लोग ये जगह से तंग हो गए कि भाई हम लोग को यहाँ पे रहना नहीं है अभी, तो इसको बोलते हैं ई माइग्रेशन। क्या बोलते हैं? ई माइग्रेशन। इसको सिंबल हम लोग बना देते हैं सीधा ई। क्या बोलेंगे बेटा? ई। बर्थ रेट ऑफ अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज नैटेलिटी। डेथ रेट ऑफ इंडिविजुअल इज कॉल्ड एज मोर्टेलिटी। यहाँ पे भी इंडिविजुअल, यहाँ पे भी इंडिविजुअल की बात करो। इमाइग्रेशन, कोई बंदा बाहर से रहने के लिए ये एरिया में आ रहा है तो क्या बोलेंगे? इमिग्रेशन। और कोई बंदा जगह छोड़ के जा रहा है तो इसको क्या बोलते हैं? इमाइग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वही देख रहे थे, यहाँ पे पूरा वही चीज लिखा हुआ है। देखो, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन है आर। पॉपुलेशन का साइज हमने देखा, देखो साइज, साइज देखा। मेरे को बताओ कितने लोग यहाँ पे रहते हैं? बहुत सारे लोग रह रहे हैं कि नहीं? डेंसिटी भी देखते हैं हम लोग। क्या देखते हैं? पॉपुलेशन की डेंसिटी देखते हैं हम लोग। कितने लोग पैदा हो रहे हैं उसको बोलते हैं नैटेलिटी। कितने लोग की डेथ हो रही है उसको बोलते हैं मोर्टेलिटी। मेल और फीमेल का रेशियो भी देखे थे तुम, 3 मेल 3 फीमेल, यहाँ पे ऐसे कुछ देख के आए हो अभी ना। तो ये हो गया तुम्हारा सेक्स रेशियो। इमाइग्रेशन मतलब बाहर से कितने लोग आ रहे हैं। एज पिरामिड मतलब अलग अलग एज के लोग भी रहेंगे, बच्चों लोग रहेंगे, अडल्ट लोग रहेंगे, ओल्ड एज वाले लोग रहेंगे। एक्सपांडिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का ग्रोथ भी पढ़ेंगे अभी हम लोग, बायोटिक पोटेंशियल भी पढ़ेंगे, ठीक है। एक एक करके हम लोग है ना सारे कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ लेते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक आता है पॉपुलेशन डेंसिटी। ये मेरे बच्चे लोग को मालूम है। कैसे मालूम है? देखो, यहाँ से तुम पढ़े हो, कितने इंडिविजुअल रहते हैं एक एरिया में एट अ स्पेसिफिक टाइम, इसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। तो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट इन दिस एरिया एट अ स्पेसिफिक टाइम, इसको क्या बोलोगे आप लोग? पॉपुलेशन डेंसिटी। बस यहाँ पे वही लिखा हुआ है, इसको पढ़ लो। द डेंसिटी ऑफ अ पॉपुलेशन इज द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन दैट पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया एट अ स्पेसिफिक टाइम, इसको क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन डेंसिटी। इजी है कि नहीं? आगे चलते सेकंड वाले पे। यहाँ पे हम लोग को टोटल 5 कैरेक्टरिस्टिक देखना है। हम लोग का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक आते हैं तो आपको याद है बाय डिफॉल्ट, नैटेलिटी। नैटेलिटी इज द बर्थ रेट ऑफ अ पॉपुलेशन। बर्थ रेट क्या है पॉपुलेशन की? इसको क्या बोलेंगे? नैटेलिटी। मोर्टेलिटी इज द डेथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन। बर्थ रेट रहेगा तो बेटा नैटेलिटी, डेथ रेट रहेगा तो मोर्टेलिटी। एज डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरीके की एज होती है। एक प्री रिप्रोडक्टिव मतलब बच्चे पैदा करने से पहले वाली एज, ठीक है, जहां पे बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पाते, वो एज कौन सी है? 0 से लेके 14 साल। रिप्रोडक्टिव एज आती है 15 से लेके 44 ईयर्स। एक्चुअल में 13 से लिखना चाहिए बट 14 15 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो हम लोग वही लिख रहे हैं। पोस्ट रिप्रोडक्टिव मतलब रिप्रोडक्शन के बाद वाला एज, जैसे मेनोपॉज आ गया फीमेल के अंदर, उसके बाद यहाँ पे जो 44 लिखा गया है ये फीमेल के एज को कंसिडर किया गया। 45 पे मेनोपॉज आता है, तो 45 के बाद वाला क्या है बेटा? पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। सेक्स रेशियो तो आपको पता है, कितने मेल कितने फीमेल रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्स रेशियो। वो पॉपुलेशन में सेक्स रेशियो इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ वन सेक्स टू दैट ऑफ अदर सेक्स, इट इज कॉल्ड एज सेक्स रेशियो। ये हो गया हमारा टोटल आंसर वाला। एकदम इजी है, मेरे को लगता है आपको ये समझ चुका है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2 आंसर है, कंपेयर करके पढ़ना है, बहुत इजी है। देखो, राइट शॉर्ट नोट ऑन मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी बच्चे लोग आपको मालूम है, बोलो। डेथ रेट को क्या बोलते हैं हम लोग? मोर्टेलिटी। बर्थ रेट को क्या बोलते हैं हम लोग? नैटेलिटी। समझ गया? 1000 लोग रहते हैं ये एरिया के अंदर, 1000 लोग में कितने लोग की डेथ हो रही है 1 साल के अंदर, उसको क्या बोलते हो आप लोग? बोलेंगे मोर्टेलिटी। कितने लोग पैदा हो रहे हैं 1000 लोग के अंदर, कितने लोग ऐड हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नैटेलिटी। तो यहाँ पे वही दोनों के बारे में लिखा है। देखो, ये पीवाईक्यू में आया भी हुआ है। तो देखो यहाँ पे, मोर्टेलिटी रेट इज टिपिकली एक्सप्रेस्ड इन द डेथ पर 1000 इंडिविजुअल पर ईयर। 1000 इंडिविजुअल में कितने लोग की डेथ हो रही है 1 साल में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोर्टेलिटी। सिमिलर गोस फॉर नैटेलिटी, सेम गोस फॉर नैटेलिटी। नैटेलिटी रेट इज टिपिकली एक्सप्रेस्ड इन द बर्थ पर इंडिविजुअल पर 1000 इंडिविजुअल पर ईयर। ये हो गया। 2 टाइप का होता है, एब्सोल्यूट मोर्टेलिटी, रियलाइज्ड मोर्टेलिटी। रुको, आपको नाइस का 2 टाइप याद है?
एक तुम्हारा था, बोलो जल्दी, एनवायरमेंटल नाइश, और एक क्या था आपका रियलाइज्ड नाइश। एनवायरमेंटल नाइश में कंपटीशन था क्या? कंपटीशन नहीं था वहां पे, लेकिन रियलाइज्ड नाइश में, असली नाइश में तुम्हारा कंपटीशन था। सेम है, बिना कंपटीशन के अगर डेथ हो जा रही है तो इसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट मोर्टेलिटी। कंपटीशन से डेथ हो रही है तो रियलाइज्ड मोर्टेलिटी। बिना कंपटीशन के बेबी पैदा हो गया तो इसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट नेटेलिटी। कंपटीशन से बेबी पैदा हो रहा है तो इसको आप क्या बोलेंगे? रियलाइज्ड नेटेलिटी। आइडियल कंडीशन में डेथ हो गई तो भी क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट मोर्टेलिटी। आइडियल कंडीशन में पैदा हो रहा है तो एब्सोल्यूट नेटेलिटी। अनआइडियल कंडीशन में डेथ हो गई तो क्या बोलेंगे? तुम्हारा रियलाइज्ड मोर्टेलिटी। अनआइडियल कंडीशन में बेबी प्रोड्यूस हो रहा है, पैदा हो रहा है तो क्या बोलते हैं? रियलाइज्ड नेटेलिटी। वही लिखा हुआ, इसको पढ़ो। नंबर ऑफ डेथ अंडर आइडियल कंडीशन विदाउट कंपटीशन, बिना कंपटीशन की क्या हो गई? डेथ हो गई। अंडर कंपटीशन रहेगा तो रियलाइज्ड। नो कंपटीशन, विदाउट कंपटीशन एब्सोल्यूट नेटेलिटी, अंडर कंपटीशन रियलाइज्ड नेटेलिटी। समझ गया क्या? इजी आंसर है ना। आगे चलते हम लोग। ये वाला आंसर आपको दिख रहा होगा, इसको मैंने आपको बाय डिफॉल्ट पहले भी बताया, देखेंगे आप लोग। देखो ये वाला मैंने आपको क्या बताया, टोटल पॉपुलेशन जो पहले से रह रही है इसको हम लोग ने क्या लिखा? एनटी। अब मैंने बी को, बी मतलब क्या है बच्चे लोग? बर्थ रेट। डी मतलब क्या है? डेथ रेट। आई मतलब इमिग्रेशन, ई मतलब इमिग्रेशन। तो मेरे को बताओ, मैंने प्लस किया, यहाँ पे कुछ लोग जुड़ रहे हैं, कुछ लोग टूट रहे हैं, तो हम लोग क्या किया? इसको बड़े ब्रैकेट में ले लिए, अंदर कर्व ब्रैकेट बनाए हम लोग ने, एक और कर्व ब्रैकेट बनाए, यहाँ पे माइनस डाल दो, ऐसा करो सिर्फ, ठीक है। अब मेरे को बताओ, यहाँ पे बर्थ रेट अगर बढ़ेगा, बच्चे पैदा होंगे तो पॉपुलेशन बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। बहुत अच्छे, तो यहाँ क्या लिखोगे? बी। अब मेरे को बताओ, इमिग्रेशन, जो बंदे लोग बाहर से यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, तो ये लोग पॉपुलेशन बढ़ाएंगे कि घटाएंगे? बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? प्लस आई। समझा क्या यहाँ तक? अब मेरे को बताओ, जो लोग की डेथ हो जाएगी, ये लोग पॉपुलेशन घटाएंगे कि बढ़ाएंगे? घटाएंगे, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप लोग? यहाँ पे लिख देंगे आप लोग डी। क्या लिख देंगे? डी मतलब डेथ रेट। और मेरे को बताओ, यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे जगह छोड़ के जा रहे कि नहीं? ये जगह छोड़ के जा रहे, तो मैं क्या लिखूंगा? ई। मैं प्लस ई बिकॉज इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज ये माइनस कॉमन होके बाहर आ गया ना, तो माइनस दोनों को जाएगा, मतलब डेथ रेट घटाने वाला है और इमिग्रेशन भी पॉपुलेशन घटाने वाला है। ये हो गया तुम्हारा टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी का इक्वेशन। इसको याद करना है बच्चों, ठीक है। तो आपको अगर मैं बोलूं कि ये पॉपुलेशन में टोटल कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं बच्चे लोग। सही बात है कि नहीं? सही बात है। आगे देखो, यहाँ पे बच्चे कितने पैदा हुए? 1 2 3 4, याद है? 4 बच्चे पैदा हुए, ये ऑरेंज वाले बच्चे लोग हैं। हमें को बताओ आई, यहाँ पे आए कितने लोग? समझ जाओ, मैंने एक को बना दिया तो कितने लोग आए? 1 लोग, तो यहाँ पे लिख दूं 1 माइनस, मेरे को बताओ कितने लोग जा रहे हैं? समझ जाओ, मैंने एक बना दिया, एक बंदा भाग गया, तो क्या लिखेंगे? +1। मेरे को बताओ कितने लोग की डेथ हो रही है? 1 की, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। सॉल्व कर लो आप लोग अभी। 6 + 4 + 5 कितना होता है बेटा? 4 + 1 5 होता है, -1 + 1 2 होता है। अब बताओ 5 - 2 कितना होगा? 3। 6 + 3 कितना होगा? 9। आंसर क्या आएगा तुम्हारा? 9 आ जाएगा। सही बात है कि नहीं? ये हो गया तुम्हारा NT+1। ऐसा निकालना रहेगा एग्जाम में आपको अगर इक्वेशन दिया तो। आई होप आपको समझ चुका होगा, इजी है कि नहीं। ये मैंने थोड़ा एग्जांपल देके बताया, बट इक्वेशन याद करना इंपॉर्टेंट है। बी क्या होता है? बर्थ रेट। आई क्या होता है? इमिग्रेशन। डी क्या होता है? डेथ रेट। ई होता है इमाइग्रेशन। यहाँ पे वही लिखा हुआ है, देख लो बच्चों, इसको पढ़ना है। पॉपुलेशन डेंसिटी स्क्रीनशॉट ले लो, इसको लिख लिख के याद करो मेरे साथ। वीडियो स्टॉप करके लिख के याद करोगे, बात मानो, याद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो गया हमारा, देखो बर्थ बर्थ और इमिग्रेशन क्या करते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ाते हैं, और डेथ और इमिग्रेशन क्या करते हैं? घटाते हैं। फिर वही इक्वेशन बना दिया गया। इजी है कि नहीं? सिंपल है। आगे चलते हम लोग। दोनों का डेफिनेशन फिर से लिखा, इमाइग्रेशन और इमाइग्रेशन। आपको मैंने पहले बता दिया है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज दैट हैव कम इनटू हैबिटेट। बाहर से कोई बंदा आ गया रहने के लिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इमिग्रेशन। और ये जगह छोड़ के चले गया, हु लेफ्ट द हैबिटेट, तो क्या बोल दोगे? इमाइग्रेशन। याद कर लोगे? इसको भी याद करो। स्टॉप करके 30 सेकंड आपको लगेंगे, दोनों याद करके कंपेयर करके याद करो। कर लिए क्या? चलो आगे चलते हैं। अभी हम लोग को 2 कर्व पढ़ना है। एक कर्व ऐसा कर्व है जहां कोई कंपटीशन नहीं है भाई, मतलब कंपटीशन जरा भी नहीं है। आप समझो मेरी बात, यहाँ पे ब्रदर्स कोई कंपटीशन नहीं रहने की वजह से एकदम इन लोग है ना, खाना पीना खा के एकदम ऐश कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए कर्व देखो, इनका ग्रोथ कर्व कैसा जा रहा है, जे शेप, एकदम पार्टी कर रहे हैं लोग, ठीक है। यहाँ पे अनलिमिटेड खाना है, अनलिमिटेड रहना है, आइडियल कंडीशन है भाई। लेकिन असली में आपको पता है कंपटीशन तो बहुत है भाई, कंपटीशन है। तो ये कर्व बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। यहाँ पे कंपटीशन होने के बाद एस कर्व बनता है। ये 2 कर्व आपको पढ़ना है, इसको बोलते हैं ग्रोथ कर्व। पॉपुलेशन का ग्रोथ कर्व आप लोग पढ़ रहे हो, क्वेश्चन देख लो, ये सब भी पीवाईक्यू में आया है। लिखा हुआ तो बहुत सिंपल है, मैं ये समझाऊंगा, ये आपको समझ जाएगा। जब आपके पॉपुलेशन को खाना अनलिमिटेड मिलेगा, रहने के लिए अनलिमिटेड मिलेगा,
हर वो कंडीशन जो उसको चाहता था वो उसको मिल रहा है, तो बंदा मेरे को बताओ रिसोर्सेज बहुत इस्तेमाल करेगा, पॉपुलेशन फटाफट बढ़ेगी कि नहीं? उसकी बढ़ेगी, क्योंकि उसको खाना पीना टाइम पे मिल रहा है, आराम से फेवरेबल कंडीशन मिल रही है। हर ऑर्गेनिज्म चाहता है फेवरेबल कंडीशन फॉर इट्स रिप्रोडक्शन। तो अगर फेवरेबल कंडीशन मिल गई, अनलिमिटेड खाना मिल गया, तो बंदा क्या करेगा? अपना रिप्रोडक्शन करते रहेगा। पॉपुलेशन देखो कैसा बढ़ रहा है, ग्राफ कैसा बढ़ गया इसका, ठीक है, टाइम के साथ इसका ग्राफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व कर गया। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, बोल रहा है कि भाई रिसोर्सेज लाइक खाना, स्पेस आर एसेंशियल फॉर एनी ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन। जगह चाहिए, खाना चाहिए। आइडियली जब तुम्हारे पास रिसोर्सेस और हैबिटेट अनलिमिटेड होते हैं, तो तुम फुल्ली रियलाइज करते हो और तुम क्या करते हो बेटा? अपने पॉपुलेशन को ग्रो करते हो, नंबर को ग्रो करते हो, ठीक है। देन द पॉपुलेशन ग्रोज इन एन एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शन। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तुम्हारा ग्रोथ हो जाता है, देख सकते हो आप, ठीक है। डार्विन ने बोला कि इवन अ स्लो ग्रोइंग एनिमल लाइक एलिफेंट, एलिफेंट जो धीरे धीरे बढ़ते, धीरे धीरे ग्रो होते, उन लोग भी भैया बहुत सारे नंबर में डिवाइड कर सकते, बहुत सारा ग्रो कर सकते, जब उनको भी अनगिनत खाना तुम दे दोगे, अनलिमिटेड खाना और जगह रहने के लिए दे दोगे तो, ठीक है। ये आंसर आई होप समझ चुका है। ये कौन सी कंडीशन है? बस इतना बोलो, अनलिमिटेड खाना मिलेगा और भाई बहुत सारा खाना है, अच्छी खासी कंडीशन मिल रही है, बहुत सारी जगह है, तो ग्राफ ऐसा बनता है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल कर्व। क्या बोलते हैं बच्चे लोग? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। आगे आता है इसका जस्ट अपोजिट, एकदम अपोजिट। पीछे क्या था बेटा? अनलिमिटेड खाना था, यहाँ पे लिमिटेड खाना है। पीछे कोई कंपटीशन नहीं था लॉजिस्टिक एक्सपोनेंशियल में, यहाँ पे कंपटीशन है। पीछे जगह अनलिमिटेड थी, यहाँ पे जगह लिमिटेड है। तो हम लोग ये वाला कर्व पढ़ रहे हैं जिसका नाम है लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। तो सेम पॉइंट है पीछे की तरह, बट इसका अपोजिट लिखा गया है। जब तुम्हारे पास कौन सा खाना रहेगा बेटा? लिमिटेड रिसोर्सेस रहेगा, स्पेस भी लिमिटेड रहेगी तुम्हारे पास, एंड कंपटीशन रहेगी। क्या रहेगी एक्चुअल में? कंपटीशन। तो ग्रोथ कर्व कैसा रहेगा भैया? लॉजिस्टिक रहेगा। आपको समझ गया? इसी है। अब इसके अंदर है ना, मेरे को बताओ, जब कंपटीशन रहेगा, बहुत पॉपुलेशन रहेगी, तो नेचर की भी एक कैरिंग कैपेसिटी होती है, जिसको बताते हैं हम लोग के से। के बताता है नेचर कितना कैरी कर सकता है, नेचर की कितनी कैपेसिटी है किसी को कैरी करने की। तो उसको आप डिनोट किससे करते हो? के। एग्जाम में डायरेक्ट आएगा कि के क्या होता है पॉपुलेशन ग्राफ में, पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व में के क्या होता है, तो आप बता देंगे नेचर कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो लॉजिस्टिक कर्व, ये जो कर्व हम लोग बनाने जा रहे हैं, इसको वरहर्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व भी बोलते हैं, ठीक है। फिर एक स्टेटमेंट आ गया था, ओनली द फिटेस्ट इंडिविजुअल सर्वाइव। जब कंपटीशन होगा सॉरी, जब कंपटीशन होगा तो कौन सरवाइव करेगा? जो फिट होगा वही सरवाइव करेगा, ऑब्वियसली। तो यहाँ पे तो कंपटीशन भी है, यहाँ तो खाना भी लिमिटेड है, यहाँ तो स्पेस भी लिमिटेड है, सब कुछ लिमिटेड है। तो आप मेरे को बताओ, सब कुछ लिमिटेड होने की वजह से कंपटीशन रहेगा, और कंपटीशन रहने की वजह से जो फिट रहेंगे वही सरवाइव करेंगे। तो कर्व ऐसा बनता है। देख रहे हो आप, ये एग्जाम में पूछा है बच्चे लोग, बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है ये, सिग्मॉइड कर्व, जिसको एस कर्व भी बोलते हैं हम लोग। तो आपको दिख रहा है 3 फेज इसके अंदर होते हैं। एक लैग फेज जो स्लो फेज होता है, एक लॉग फेज जिसको आप लोग एक्सपोनेंशियल फेज बोलते हैं, और एक आता है स्टेशनरी फेज, ठीक है। यहाँ पे ग्रोथ फेज एकदम डिक्रीज हो जाता है, डिमिनिश हो जाते हैं, डिमिनिश हो जाते हैं। यहाँ पे ग्रोथ फेज स्टेबल की तरफ चले जाते हैं, यहाँ पे ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई है। यहाँ ये इनिशियल फेज है, ठीक है, ये इलोंगेशन फेज है, यहाँ पे तुम्हारा स्टेबल फेज है। तो ये कर्व के ऊपर आपने टाइम को ड्रॉ किया है और पॉपुलेशन का ग्रोथ और साइज ड्रॉ किया है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे देख लो टाइम है, और वाई एक्सिस पे क्या लिखा हुआ बेटा? ग्रोथ और तुम्हारा पॉपुलेशन डेंसिटी हो गया। यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है, आप बताओ ये ग्राफ का दूसरा नाम क्या है? वरहर्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। सिग्मॉइड कर्व एस शेप होता है। ये कौन सा कर्व कब ड्रॉ करेंगे आप लोग एस शेप कर्व? जब कंपटीशन रहेगा, अनआइडियल कंडीशन रहेगी, अनलिमिटेड या लिमिटेड स्पेस रहेगा, लिमिटेड पॉपुलेशन के लिए ये कर्व बनता है, ठीक है। जब पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा रहेगी, कंपटीशन अच्छा खासा रहेगा। हो गया। ये चैप्टर में हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है जिसका नाम है बच्चों पॉपुलेशन इंटरैक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये चैप्टर का ये वाला है, इसको याद करके जाना है। पहला क्वेश्चन आता है, पॉपुलेशन इंटरैक्शन क्या होता है भाई? देखो मैं आपको एकदम इजी मीनिंग बताता हूँ इसका याद करने के लिए। देखो आपको 2 बंदे दिख रहे हैं, ये दोनों इंसान है। इंसान के साथ जो इंटरैक्शन है, आपस में जो भी इंटरैक्शन इन लोग का होता है, उसको बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक इंटरैक्शन। तो इंटरैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम पॉपुलेशन, इट इज कॉल्ड एज इंट्रा स्पेसिफिक। लेकिन 2 अलग अलग पॉपुलेशन का इंटरैक्शन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इंटरस्पेसिफिक। इंटरैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज आर कॉल्ड एज इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शन। ये 4 तरीके के होते हैं, ये डिटेल में पढ़ना है। पहला है न्यूट्रलिज्म, नेगेटिव इंटरैक्शन, पॉजिटिव इंटरैक्शन, बोथ पॉजिटिव नेगेटिव। ये होता क्या है? देखो कुछ लोग एक दूसरे को नुकसान नहीं करेंगे, दोनों का कोई फायदा नुकसान नहीं है, इसको बोलते हैं न्यूट्रलिज्म। एक होता है नेगेटिव इंटरैक्शन,
नेगेटिव इंटरेक्शन मतलब दोनों का एक दूसरे की तरफ क्या है, नेगेटिविटी। एक जन दूसरे को परेशान कर रहा है तो दूसरा जन भी एक जन को परेशान कर रहा है, नेगेटिव नेगेटिव। पॉजिटिव इंटरेक्शन मतलब दोनों जन एक दूसरे को क्या रहने वाले भाई, पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिखाएंगे, म्यूचुअलिज्म दिखाएंगे, ठीक है। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, मतलब एक क्या कर रहा है भाई, फायदा चाहता है तो दूसरा क्या चाहता है, नुकसान चाहता है। तो हम लोग ये देखने वाले हैं इसके बारे में डिटेल में। हम लोग को ये समझना है, ये समझने से पहले मेरी बात मानो, आप लोग यह आंसर को पढ़ लो, यह आंसर आपको पढ़ना है। यहाँ पे कुछ सिंबल्स है, इसको देख लो पहले। प्लस मतलब बेनिफिट होता है, माइनस मतलब क्या होता है बेटा, इनहिबिट मतलब रोकना, और जीरो मतलब कोई फायदा कोई नुकसान नहीं, नॉट अफेक्टेड। आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे म्यूचुअलिज्म। वो टेबल पढ़ने के लिए ये आंसर याद करना पड़ेगा आपको। म्यूचुअलिज्म मतलब क्या होता है, एक कोई ऑर्गेनिज्म है ए और एक कोई ऑर्गेनिज्म है बी। ए वाला बी वाले का फायदा चाहता है तो बी वाला भी ए वाले का कोई फायदा कर रहा है, दोनों जन एक दूसरे का फायदा कर रहे हैं, इसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। दोनों एक जन एक दूसरे का फायदा कर रहे हैं तो प्लस प्लस बना दो, प्लस मतलब फायदा करना, तो दोनों एक दूसरे को बेनिफिट कर रहे हैं, प्लस प्लस। द टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन विच दोनों स्पीशीज बेनिफिट हो रहे हैं, एक दूसरे को बेनिफिट कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, म्यूचुअलिज्म। दिस इंटरेक्शन इज ऑब्लिगेटरी एंड इंटरडिपेंडेंट, दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है कि नहीं, बहुत डिपेंडेंट है। जैसे कि ले लो लाइकन, क्या ले लेंगे हम लोग, लाइकन, जो कहाँ पे ग्रो होता है, जहाँ पे पोल्यूशन बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है, वहां पे ये ग्रो होता है, इसका नाम है लाइकन। अब लाइकन क्या होता है, लाइकन दो चीज से बनता है, फंगस से बनता है और एल्गे से बनता है। साइनोबैक्टीरिया भी ले लो, देखो यहाँ पे आपका एल्गे का डिपोजिशन दिख रहा है, यहाँ पे आपको फंगस दिख रहा है, ये लोग जोड़ के क्या बना दिए बेटा, लाइकन। यहाँ पे इसका डायग्राम दिख रहा है, लाइकन बना दिए, ठीक है। तो लाइकन रिप्रेजेंट एन इंटीमेट म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप। किसका रिलेशनशिप है बेटा, फंगस और एल्गे के रिलेशनशिप को आप लोग बोलते हैं लाइकन। तो म्यूचुअलिज्म का अगर एग्जांपल पूछा तो आप लोग बता देंगे, यहाँ पे बताओ एल्गे का भी फायदा हो रहा है और किसका फायदा हो रहा है, फंगाई का फायदा हो रहा है, तो दोनों जन एक दूसरे का बेनिफिट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। प्लस प्लस वाला साइन याद रखेंगे, ठीक है, प्लस प्लस। आगे चलते, सेकंड आता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है कंपटीशन। क्या है बेटा, कंपटीशन। आप बताओ आज तक का कंपटीशन में किसी का फायदा हुआ है, नहीं, दोनों तरफ एक दूसरे का नुकसान होता है। लड़ाई में किसी का फायदा है क्या, नहीं, जो मारेगा उसका भी नुकसान है, जो मार खाएगा उसका भी नुकसान है, दोनों जन का भी नुकसान होने वाला है। सॉरी। द टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन विच बोथ द स्पीशीज आर हार्म्ड, दोनों जन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, कंपटीशन। यही देखते हुए एक बंदे ने अपना रूल दिया था जिसका नाम था गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसको पढ़ना है हम लोग को, इजी है। ये क्या बोलता है, दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्स, एक ही चीज के लिए दो लोग झगड़ा कर रहे हैं, कैनॉट को एग्जिस्ट इंडेफिनेटली, दोनों जन एक साथ वो जगह पर रह ही नहीं सकते, क्योंकि वो लोग झगड़ा कर रहे हैं ना, एक ही चीज के लिए अगर झगड़ा करेंगे बहुत समय तक का, तो क्या वो लोग एग्जिस्ट कर सकते क्या बहुत लंबे समय तक का, नहीं हो सकता। एंड द कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर वन विल बी एलिमिनेटेड इवेंचुअली, जो बंदा फिट नहीं रहेगा वो क्या हो जाएगा बेटा, वो हार जाएगा, उसको निकाल दिया जाएगा। तो ये गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपको याद करना है। आगे देखो, इसका सेकंड पॉइंट इजी है, जैसे कि टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज में कम्पीट विथ ईच अदर। अनरिलेटेड स्पीशीज बोले तो देखो चिड़िया की लफड़ा हो रहा है भैया मछली के साथ, दोनों अनरिलेटेड है कि नहीं। जो तुम्हारे वेस्ट मुंबई में विजिटिंग फ्लेमिंगोस होते हैं, आते हैं दूर से, मछली लोग का जो खाना होता है जूओ प्लैंकटन, उसको खाने लगते हैं, तो बताओ कंपटीशन हो गया कि नहीं। जो तुम्हारा मछली का खाना था, अच्छा खासा मछली को लग रहा था खाना मेरा ही है, लेकिन कौन आ गया, ये आ गए, कौन आ गए, फ्लेमिंगोस, ये लोग ने कंपटीशन दे दिया। तो इन कंपटीशन एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीशीज इज रिड्यूस, बताओ फिश की एफिशिएंसी घट जाएगी कि नहीं, जगह तो फिश की थी, आ कौन गया बेटा, फ्लेमिंगो, तो ये नेगेटिव हो गया कि नहीं, दोनों की तरफ नेगेटिव इंटरेक्शन, दैट इज कंपटीशन, ठीक है। देखो लिखा भी है, लेपर्ड है ना वो जगह पर शिकार नहीं करता है कि कौन सी जगह पे, जहाँ पे शेर शिकार करता है, शेर के प्राइड को खराब नहीं करता है, ठीक है। तो जहाँ पे शेर शिकार करता है वहां पे लेपर्ड शिकार नहीं करता है, ये हो गया हमारा कंपटीशन। आगे चलते हैं, इसमें दोनों का भी क्या होता है बेटा, माइनस माइनस, दोनों जन का हार्म है, दोनों जन एक दूसरे को नुकसान कर रहे हैं। पीछे क्या था, प्लस प्लस, दोनों जन एक दूसरे का फायदा कर रहे थे, म्यूचुअलिज्म। एग्जांपल क्या था, लाइकन, इधर एग्जांपल क्या बेटा, विजिटिंग फ्लेमिंगोस एंड फिश। आगे चलते हमारा थर्ड आता है, बहुत इजी है, पैरासिटिज्म। पैरासाइट किसको बोलते हैं, देखो जो थाली में खाता है वही थाली में छेद कर देता है, ये टर्म आप सुने हो ना, ये बंदा कुछ ऐसा ही होता है, आपके बॉडी के अंदर जाएगा, आपके बॉडी के अंदर रह के आपके बॉडी को खाना शुरू कर देगा। अब ये आपके बॉडी के अंदर के टिश्यूज को रप्चर करता है, उसी के ऊपर चिपक जाता है, उसी के अंदर के ब्लड को सक करता है, उसी के अंदर के खाने को खाने लगता है। तो आपको बताओ ये नुकसान कर रहा है कि नहीं आपका, इसका कोई नुकसान हो रहा है क्या, पैरासाइट का नहीं हो रहा है, इसका फायदा हो रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक का फायदा हो रहा है और एक का क्या हो रहा है बेटा, नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है डिफाइन पैरासिटिज्म,
ऐसे इंटरेक्शन जहाँ पे एक स्पीशीज का क्या हो रहा है बेटा, एक स्पीशीज पैरासाइट होता है, अपना खाना डिराइव करता है दूसरे स्पीशीज से, जैसे तुमको ले लो, मेरे को ले लो, हमारे बॉडी के अंदर ये होस्ट बन, हम लोग होस्ट है ना, हमारे बॉडी के अंदर घुस जाता है और हमारे खाने को खाने लगता है, ठीक है, या हमारे टिश्यूज को खाने लगता है। आगे, पैरासिटिज्म ऑल्सो इन्वॉल्व शेल्टर, ये तुम्हारे बॉडी को घर बना लेता है इन एडिशन टू द फूड ऑब्टेन्ड बाय द पैरासाइट, ठीक है। दो टाइप के पैरासाइट होते हैं, एक तुम्हारे बॉडी के बाहर ग्रो हो सकते हैं और एक अंदर ग्रो हो सकते हैं सॉरी। पैरासाइट जो सरफेस के ऊपर रहते हैं होस्ट के, इसको हम लोग बोलते हैं एक्टोपैरासाइट। जो पैरासाइट होस्ट के अंदर जाते हैं इसको क्या बोलते हैं, एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट में दिया है तुम्हारा लाइस ऑन ह्यूमन, टिक्स ऑन डॉग, मरीन फिश विद कोपैट्स एंड कैस्केटा ऑन द हैच प्लांट, ये देख लो। और तुम्हारा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, मच्छर जब काटता है, फीमेल एनोफिलिस काटती है, तो एक प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से जाता है और क्या हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। मच्छर ने काटा, अंदर गया ना पैरासाइट, लिवर को इफेक्ट कर दिया, तो तुमको क्या हो गया बेटा, मलेरिया हो गया। ऐसे याद कर लो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, अमीबा आपके इंटेस्टाइन में जाता है, इंटेस्टाइन को टिश्यू को रप्चर करने लगता है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिए, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक और दिया ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड पैरासिटिज्म क्या होता है, पैरासाइट बर्ड लेग्स एग इन द नेस्ट ऑफ द होस्ट बर्ड। कोयल क्या करती है, अपना अंडा कौवे के घोंसले में जाके देने लगती है, क्योंकि कोयल अपना घोंसला बनाती नहीं है, कौवे के घोंसले में जाके अंडा दी। अब इसके जब बच्चे पैदा होते हैं ना, सेम सेम दिखते हैं, ठीक है, और ना क्या करती पता है, कौवे के अंडे को गिरा देती है। और ये कौवा किसके बच्चे को पाल रहा था भाई, कोयल के बच्चे को पाल रहा था, और इसी को खिला भी रहा है, देख लो, ठीक है। एग ऑफ पैरासिटिक बर्ड एशियन कोयल हैच बिफोर दैट ऑफ इट्स होस्ट। अगर अंडा गिराया नहीं, बाई चांस दोनों का अंडा साथ में रखा है, तो ना कोयल का अंडा पहले निकल जाता है एज कम्पेयर टू कौवे का अंडा, पहले ही हैच हो जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग ब्रूड पैरासिटिज्म। क्या बोलते हैं बच्चे लोग, ब्रूड पैरासिटिज्म, जो कौवा और कोयल के बीच में आपको दिखा। ये हमारा पैरासिटिज्म कंप्लीट हो गया, जिसमें एक का फायदा हो रहा है और एक का नुकसान हो रहा है। आगे चलते हैं हम लोग का प्रेडेशन आता है। प्रेडेशन तो आप सब लोग को पता है, शेर हिरन को क्या करता है बेटा, हिरन को खाता है ना, तो शेर को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा शेर को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेडेटर। एंड हम लोग जो हिरन है उसको क्या बोलेंगे, प्रे, ठीक है। प्रेडेटर एक ऐसा कंज्यूमर है जो सामने वाले को मार देता, खा जाता है, और उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म को तब क्यों खाते हैं बेटा, ये आपको पता है, एनर्जी के लिए खाता है। द ऑर्गेनिज्म बीइंग ईटन इज कॉल्ड एज प्रे। हिरन को क्या बोलेंगे आप लोग, प्रे बोलेंगे। शेर को क्या बोलेंगे, प्रेडेटर बोलेंगे। प्रेडेटर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। प्रेडेटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तुम्हारे जो हिरन की पॉपुलेशन उसको कंट्रोल करने में, ठीक है। दे कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, सही बात है कि नहीं। एग्जांपल देख लो, लायन, डियर, वुल्व्स हो गया, ईगल हो गया, एक्सेट्रा। तो व्हाट इज कमेंसालिज्म, एक्सप्लेन इट विद सुटेबल एग्जांपल। अब कमेंसालिज्म क्या होता है, देखो, एक ऑर्गेनिज्म जो अपना खुद का फायदा कर रहा है, सामने वाले का ना तो फायदा हो रहा है ना तो नुकसान हो रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, जीरो, उसको हम लोग बोलते हैं कमेंसालिज्म। ऐसे इंटरेक्शन दो स्पीशीज के बीच में जहाँ पे एक का फायदा होता है और एक का कोई फायदा नुकसान नहीं होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कमेंसालिज्म। कमेंसालिज्म इज द इंटरेक्शन बिटवीन टू स्पीशीज इन विच वन ऑफ द स्पीशीज गेट बेनिफिट and the other species is neither benefited nor harmed. It is called as commensalism. Definition याद हो जाएगा। आगे चलते हैं। जैसे कि तुम लोग ये पेड़ ले लो आम का, आम के पेड़ के अंदर ब्रांचेस होती है, यहाँ पे ये पेड़ हो गया, ये इसके ब्रांचेस हो गए, समझो मैंने इसको ज्यादा लंबा स्प्रेड कर दिया। अब ये ब्रांचेस पे ना ऑर्चिड प्लांट आके ग्रो करता है इसके ब्रांचेस पे। अब मेरे को बताओ, यहाँ पे ऑर्चिड प्लांट इसका कुछ बिगाड़ नहीं रहा है, ना तो कुछ फायदा कर रहा है ना तो कुछ बिगाड़ रहा है, बस चुपचाप ऊपर बैठे है ताकि ना एपिफाइटिक रूट इसके क्या करे बच्चे, ऊपर रह के धूप ले, अपना फोटोसिंथेटिक करे, फोटोसिंथेसिस करे, अपना काम करे, इसको बोलते हैं एपिफाइट्स। क्या बोलते हैं बेटा, एपिफाइट्स। ऑर्चिड प्लांट हम लोग को दिख रहा है, ब्रांच ऑफ द मैंगो ट्री पे जाके ग्रो करते हैं। इसमें फायदा किसका है, ऑर्चिड प्लांट का है। आम के पेड़ का कोई नुकसान फायदा है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे वही लिखा है, एन ऑर्चिड ग्रोइंग एज एन एपिफाइट, एपिफाइट की तरह ग्रो करते हैं किसके ऊपर, आम के पेड़ के ऊपर। और क्या होगा भैया, ऑर्चिड प्लांट का फायदा होगा, बाकी आम के पेड़ का कोई फायदा नुकसान है क्या, नहीं है। तो क्या लिखेंगे, प्लस और जीरो। आम के पेड़ का क्या लिखेंगे, जीरो, और इसका ऑर्चिड का क्या लिखेंगे, प्लस। और जैसे तुम्हारा गाय जब घास खाता है, निकालता है घास को, तो उसमें से कीड़े निकलते, तो कौवा बैठे रहता है या कोई चिड़िया बैठे रहते हैं, जैसे ग्रेजिंग कैटल और कैटल इग्रेट लिखा हुआ है, उसमें से क्या करते हैं, फटाक से कौवे लोग इसको खाने लग जाते हैं, ठीक है। वहां पे आपका ये बुक के अंदर एक फोटो बना है, इसको आप देख लेना। यहाँ पे हमारा एक और चैप्टर कंप्लीट हो गया, बहुत अच्छा चैप्टर है, आसान चैप्टर है। जितना मैंने डेफिनेशन दिया उसको याद करो। पॉपुलेशन इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन इंटरेक्शन का टेबल अब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। 0 0 माइनस 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 0, म्यूचुअलिज्म में प्लस प्लस, कमेंसालिज्म प्लस 0, प्रोटो कोऑपरेशन में तुम्हारा प्लस प्लस, यहाँ पे पैरासिटिज्म में प्लस माइनस, प्रेडेशन में प्लस माइनस। ये आपको टेबल याद हो जाएगा।
डेफिनेशन याद करना बहुत ईजी है। कैसे याद करना है आपने देख चुका है। यहाँ पे पूरा हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगले चैप्टर में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।